हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो आज हम लगाने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी का लाइव मॉक टेस्ट, जो कि इस वक्त टेक्स्ट बुक पर चल रहा है। आरआरबी एनटीपीसी समर्थन मेगा लाइव टेस्ट के नाम से। ठीक है जी। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं और जो लोग नहीं जानते मैं उनको बता देता हूँ कि यहाँ पे हम देखेंगे इस मॉक टेस्ट का सॉल्यूशन। और इसमें आप सीख कह सकते हैं अप्रोच, एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच, कि आप किस तरीके से एग्जाम में विद इन टाइम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, कैसे आप कई बार ऑप्शन आंसर तक पहुँचेंगे, कैसे आप कई बार यूनिट डिजिट से आंसर तक पहुंचेंगे, और इसी तरह की बहुत सारी छोटी छोटी सी चीज़ें जो आपका एग्जाम में बहुत सारा समय बचा सकती हैं, वो आप यहाँ पे सीख सकते हो। ठीक है जी। तो चलिए शुरू करेंगे आज का मॉक टेस्ट। और इससे पहले के भी जो मॉक टेस्ट, लाइव मॉक टेस्ट होते हैं, उनका सॉल्यूशन हम करते रहते हैं। तो उनकी जो प्लेलिस्ट है, उनके सॉल्यूशन की जो प्लेलिस्ट है, उसका लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वो भी आप जाके देख सकते हैं। ठीक है जी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का मॉक टेस्ट। स्टार्ट नाउ। चलिए फाइनली शुरू हो गया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं, जैसे ही मेरा ये नकली वाला मार्कर आएगा, तो ये मार्कर जब काम करता है, जब ये स्क्रीन पॉज हो जाती है, तो स्क्रीन पॉज होने के बाद ये चलता है। इस वजह से यहाँ पे आपको टाइम रुका हुआ दिख रहा होगा। ये टाइम रुका हुआ नहीं है, क्योंकि स्क्रीन पॉज हो गई है, इस वजह से यहाँ पे आपको टाइम रुका हुआ दिख रहा है। जैसे ही मैं इस मार्कर को हटाता हूँ, टाइम वापस से आपको कंटिन्यू होता हुआ दिख जाएगा। ठीक है जी। तो इस बात को आप दूसरे तरीके से ना लें, बाकी आपकी इच्छा, जैसे मर्जी लें। चलिए शुरू करते हैं। अगर आप इंग्लिश में क्वेश्चन को देखना चाहते हैं तो पॉज करके वीडियो को इंग्लिश में पढ़ सकते हैं। हम देखेंगे इसका हिंदी में सॉल्यूशन। ठीक है जी। चलिए कलर बदलते हैं। तो क्या बोला इसने क्वेश्चन? कुछ कविताएं घोड़े हैं। तो ये कविताएं हैं, इन कविताओं में से कुछ क्या है? घोड़े हैं। तो हम जी लिख देते हैं घोड़े को। ठीक है। सभी घोड़े खिलौने हैं। तो ये सारे घोड़े जो हैं ये क्या है? खिलौने हैं। तो दो के नहीं रख सकते, इसलिए खिलौनों को के एच लिख देते हैं। ठीक है। इसको कविता को के वी लिख देते हैं। सभी खिलौने जहाज हैं। तो ये सारे खिलौने क्या हैं? ये जहाज है। ठीक है। अब इसमें निष्कर्ष क्या बोल रहा है, कंक्लूजन क्या हो सकता है इसके आधार पर? सभी खिलौनों के कविता होने की संभावना है। सारे खिलौनों की कविता होने की संभावना है। सारे खिलौनों की कविता होने की संभावना है? नहीं, ये नहीं हो सकता। अगर कविता मान लो इसके अंदर भी होता, क्योंकि कुछ जो होता है उसको हम सभी भी लिख सकते हैं। सॉरी, सभी को कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन कुछ को सभी नहीं लिख सकते। सभी को हम कुछ लिख सकते हैं, लेकिन कुछ को सभी नहीं लिख सकते, इसीलिए ये तो गलत होगा भाई। संभावना नहीं है, क्योंकि कुछ ही जो कविता है वो खिलौने हैं, और कुछ ही खिलौने जो है वो कविता है। ठीक है। तो पहला तो गलत है, सभी नहीं हो सकते। कुछ घोड़े जहाज हैं, तो कुछ घोड़े जहाज के अंदर आते हैं, बिल्कुल सही। तो सेकंड वाला आई थिंक ठीक होना चाहिए, पहला वाला गलत होना चाहिए। ओनली फर्स्ट गलत है, तो इसमें तो ऑप्शन ही नहीं है। तो कुछ घोड़े जहाज तो थे, तो फर्स्ट वाला तो ठीक था, सॉरी सेकंड वाला तो ठीक है। या तो एक या तो दो अनुसरण करता है, ये लिखेंगे क्या? इन दोनों में से एक। इसका तो डायग्राम भी मिटा दिया हमने। एक सेकंड, दोबारा बनाते हैं जल्दी से। कुछ कविताएं, कुछ कविताएं क्या हैं? घोड़े हैं। सभी घोड़े क्या हैं? खिलौने हैं। और सभी खिलौने क्या हैं? जहाज हैं। तो बोला कि सभी खिलौनों के कविता होने की संभावना है। सारे खिलौने, सभी खिलौनों की कविता होने की संभावना है। कुछ घोड़े जहाज हैं, तो कुछ घोड़े जहाज हैं। ठीक है। तो सभी खिलौनों के कविता होने की संभावना है। तो मेरे हिसाब से तो ये गलत होना चाहिए। अगर ये गलत, कुछ घोड़े जहाज हैं, कुछ घोड़े जहाज के अंदर आते हैं, तो या तो एक या तो दो अनुसरण करता है, इसके साथ जाएंगे। और तो कोई दिख नहीं रहा ना ऑप्शन। पूछा क्या है? यही पूछा ना, अनुसरण करते हैं। चलो भाई देख लेना, बाकी इसको अगर गलत हो जाएगा तो देख लेंगे इसको। ठीक है। चलिए। तो ये क्या बोल रहा है? आगे क्या आएगा क्वेश्चन मार्क की जगह पे, ये बताना है। तो एच से जे पे पहले पहली सीरीज को देखना है। तो HIJKLMN, तो एन आएगा। ठीक है। एन इस ऑप्शन में नहीं है, इस ऑप्शन में नहीं है। JKLLMNNOP, पी आएगा। तो
ये वाला ऑप्शन भी खत्म, थर्ड ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है जी। आज थोड़ा टाइम का इशू है, जल्दी जल्दी से कोशिश करेंगे कि 1.5 घंटे से पहले ही क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया जाए। जल्दी जल्दी से करते हैं। कथन दिया है, इसके आधार पर धारणाएं क्या क्या बना सकते हैं ये देखना है। एक घर के बाहर सूचना पट पर लिखा है कुत्तों से सावधान। तो इसके आधार पे क्या धारणा बना सकते हैं कि घर में एक कुत्ते को पाला जा रहा है। बिल्कुल सही। ये तो धारणा बनाई जा सकती है ना, तभी तो उन्होंने बाहर नोटिस बोर्ड लगा रखा है। कुत्ते सबसे वफादार जानवर होते हैं। इस वाले स्टेटमेंट से इसका कनेक्शन कहाँ लग रहा है? नहीं लग रहा ना, ये तो गलत होना चाहिए, तो केवल एक सही होना चाहिए। चलिए इंग्लिश में पॉज करके पढ़िए जल्दी से, फिर हम इसको हिंदी में देखेंगे। क्या बोला इसने? कथन बोलता है उठो जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। विवेकानंद जी का कोट है ये। तो इसके आधार पर क्या निष्कर्ष निकाला जाता है? एक इंसान को अपनी बेबसी की स्थिति से बाहर निकलना चाहिए। बिल्कुल सही। बेबसी में नहीं पड़े रहना चाहिए, उठना चाहिए, जागना चाहिए। ठीक है। कोई भी व्यक्ति कमजोर नहीं है। बिल्कुल सही है बात, ये वाली बात भी बिल्कुल सही है। तो दोनों ही निष्कर्ष जो है वो अनुसरण करते हैं। एक सेकंड, कोई भी व्यक्ति कमजोर नहीं है, उठो जागो तब तक नहीं रुको जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। तो इसमें सेकंड वाला तो नहीं लग रहा ना, कमजोर, कोई भी व्यक्ति कमजोर नहीं है, ऐसा कुछ तो इसमें नहीं लग रहा ना। तो मेरे हिसाब से एक ही होना चाहिए फिर तो, कोई भी व्यक्ति कमजोर नहीं है ऐसा तो इसमें कहीं नहीं लिखा हुआ। उठो जागो तब तक नहीं रुको जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति, लक्ष्य तक ना पहुंच जाओ। हाँ, तो केवल एक होना चाहिए आई थिंक। अब ये क्वेश्चंस गलत ना हो जाए, इतने सारे एक साथ ही आ रहे हैं ना, ऊपर से जल्दबाजी में वैसी हूँ मैं आज। ये तर्क दे रखा है, इसके आधार पे क्या धारणाएं बनाई जा सकती हैं ये देखना है। सरकार ने विज्ञापन जारी किए हैं और जनता को यह सलाह दी है कि वे सड़क के किनारे किनारे से कुछ ना खाएं क्योंकि वह अस्वच्छ होता है। तो इसके आधार पे क्या धारणा बनाई जा सकती है? सरकार सड़क किनारे विक्रेताओं के कारोबार को बंद करना चाहती है, तो गलत बात है, ऐसा तो नहीं चाहती सरकार। सरकार होटल के मालिकों का लाभ बढ़ाना चाहती है, ऐसा भी इसमें कहीं नहीं कहा गया डायरेक्टली। तो मेरे हिसाब से दोनों गलत होने चाहिए। चलिए पॉज करिए, इंग्लिश में पढ़िए जल्दी से, फिर हिंदी में देखेंगे। निम्नलिखित में से किसने सल्तनत काल के दो बुनियादी सिक्के, टंका और जीतल? ये तो बहुत इंपॉर्टेंट भी और बहुत ज़्यादा बार फेमस क्वेश्चन है। ठीक है। तो इल्तुतमिश ने ये दोनों सिक्के जो है वो चलाए थे। चलिए, सो गाइज, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो विदाउट टेस्ट सीरीज, तो समझो आप बिना प्रैक्टिस के मैच खेल रहे हो। सिर्फ थ्योरी पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होता, टेस्ट सीरीज से ही आपको पता चलता है कि आपकी रियल एग्जाम में परफॉर्मेंस कैसी होने वाली है। इसीलिए टेक्स्ट बुक पास लो, जहाँ पे आपको मिलेगा वन पास ऑल एग्जाम्स। सिर्फ एक सब्सक्रिप्शन से आपको 800 से अधिक एग्जाम्स के लिए 1.5 लाख से ज़्यादा मॉक टेस्ट देखने को मिल जाते हैं। इसमें आपको एसएससी से लेकर डिफेंस, टीचिंग, इंजीनियरिंग और बैंकिंग तक सभी एग्जाम्स के लिए मॉक टेस्ट देखने को मिल जाते हैं। और इम्पॉर्टेंट थिंग कि आपको यहाँ पे 12 से अधिक भाषाओं में मॉक टेस्ट देखने को मिलने वाले हैं। आप जिस भाषा में चाहें उस भाषा में अपना मॉक टेस्ट दे सकते हैं। और आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिटिक्स। हर टेस्ट के बाद आपको मिलेगा डीप ब्रेकडाउन, जहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि कौन से टॉपिक में आप स्ट्रांग हैं, कहाँ आपसे गलतियां हो रही हैं, एवरेज टाइम पर क्वेश्चन कितना लग रहा है, और आपका स्कोर अदर्स से कितना बेटर है या कितना पीछे है। ये सभी चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप ओवरऑल परफॉर्मेंस समरी देखते हैं, यहाँ पे आपको आपकी रैंक दिखाई जाएगी, स्कोर आपका दिखाया जाएगा, आपने कितना अटेम्प्ट किया, साथ ही साथ आपकी एक्यूरेसी प्लस आपकी परसेंटाइल, जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप इस कंपटीशन में कहाँ पे खड़े हो, वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। और साथ ही साथ यहाँ पे ये आपको दिखाएगा आपकी ऑल इंडिया रैंक और लीडर बोर्ड। देखो आप कहाँ स्टैंड करते हो लैक्स ऑफ एस्पिरेंट्स के बीच। ये टेक्स्ट बुक आपको बहुत ज़्यादा एक्यूरेट बताता है, क्योंकि टेक्स्ट बुक पर 5.5 करोड़ से ज़्यादा स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं। तो आप वही एस्पिरेंट्स के साथ compete कर रहे होंगे जो असली एग्जाम में आपके साथ होंगे। और साथ ही साथ आप अपना स्कोर टॉपर्स के साथ भी कंपेयर कर सकते हैं कि आपका स्कोर क्या रहा, टॉपर्स का स्कोर क्या रहा, उनकी एक्यूरेसी, उनका टाइम, इन सभी को आप अपने साथ कंपेयर कर सकते हैं। इसका आपको क्या बेनिफिट मिलता है कि इससे आपको ये समझ में आता है कि आप अभी कंपटीशन में कितना पीछे हैं और आपको कितना इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है और किस लेवल तक आप इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ आपको डेली यहाँ पे लाइव क्विज़ेस देखने को मिलेंगी। डेली आपको यहाँ पे फ्री लाइव टेस्ट भी देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा अनलिमिटेड प्रैक्टिस और री अटेम्प्ट्स। प्रो यूजर्स के लिए कोई लिमिट नहीं है, जितना चाहे उतना टेस्ट आप दे सकते हैं
गलतियों को रीअटेम्प्ट कर सकते हैं और बार बार इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। और यदि आप टेक्स्टबुक पास प्रो मैक्स बाय करते हैं तो इसमें आपको अदर बेनिफिट्स भी देखने को मिल जाएंगे, जैसे स्मार्ट स्टडी नोट्स और रिवीजन। 10,000 से ज़्यादा एक्सपर्ट मेड स्टडी नोट्स आपको मिलते हैं। स्मार्ट पीडीएफ्स हैं जिसमें टैप करते ही आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाते हैं। प्लस आपको मिलते हैं क्विक माइंड मैप्स और फॉर्मूला शीट्स रिवीजन के लिए। एंड 24/7 AI डाउट सॉल्वर प्लस एक्सपर्ट सपोर्ट। तो कोई भी सवाल हो रात के 2 बजे भी आप AI चैटबॉट से तुरंत सॉल्यूशन पा सकते हैं। तो इसके लिए आपको करना क्या है, आपको खरीदना है टेक्स्टबुक पास प्रो जिसका हालिया प्राइस है 615। बट यदि आप हमारा कूपन कोड यूज करते हैं MOCK10 तो इसकी मदद से आपको मिलेगा एक्स्ट्रा 12% ऑफ, और आपको ये मात्र 571 रुपए में देखने को मिल जाएगा। तो जाइए अभी खरीदिए पास प्रो, लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अभी डाउनलोड करें टेक्स्टबुक ऐप और अपनी तैयारी में कोई कसर ना छोड़ें। इंग्लिश में पॉज करके पढ़िए, उसके बाद हम देखेंगे हिंदी में क्या बोला इसने। यदि 1998 में अर्हता प्राप्त यानी क्वालिफाइड उम्मीदवारों की संख्या इतनी थी, तो 98 में उपस्थित उम्मीदवारों की संख्या क्या थी। क्या बोला इस सवाल में, 7 साल की अवधि के मित्रों से कुल संख्या से कैट परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले उम्मीदवारों की संख्या का प्रतिशत दर्शाया गया है। अच्छा, जो भी इनकी कुल संख्या थी उसका प्रतिशत दिया है यहाँ पे, प्रतिशत कि इतने प्रतिशत ने पास किया है। तो 98 में 11 जो क्वालिफाइड उम्मीदवार है उनकी संख्या इतनी है, तो 98 में कितने प्रतिशत ने पास किया था, 80% ने पास किया था, यानी ये 80% की वैल्यू दे रखी है। तो बोल रहा है उपस्थित उम्मीदवार की संख्या कितनी थी, यानी कि 100% की जो है वो संख्या निकालनी है। तो 212,000 ये है 80% की। ठीक है, तो 1% की ये होगी, अपॉन में 80 कर दिया हमने, इंटू 100 करेंगे तो 100% की वैल्यू आ जाएगी। तो 8 से इसको काटें तो 8 दूनी 16 और 4 5 8 6 48, 4 8 पंजे 40, तो 265 के आगे जीरो लगेंगी, तो 265 ऑप्शन नंबर सी इज दी करेक्ट आंसर। चलिए इंग्लिश में पॉज करके पढ़िए जल्दी से, उसके बाद हम हिंदी में इसको देखेंगे। क्या बोला इसने, पाइप एक खाली टंकी को 4 घंटे में भर सकता है। तो एक पाइप ए है जो कि 4 घंटे में टंकी को भर सकता है, जबकि पाइप बी के साथ इसे 3 घंटे में भर सकता है, जबकि पाइप बी के साथ यह इसे 3 घंटे में भर सकता है, यानी कि दोनों मिलकर 3 घंटे में भर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। केवल पाइप ए को 1 घंटे के लिए चालू किया जाता है, जिसके बाद पाइप बी को चालू किया जाता है। तो टंकी को भरने में कुल कितना समय लगेगा, पहले इनकी एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। इनका एलसीएम हो गया 4×3=12, 3×4=12, 4×3=12, ये इनकी एफिशिएंसी आ गई, ये इनका टोटल काम आ गया। ठीक है, इसने बोला 3 घंटे कहाँ गया, केवल पाइप ए को 1 घंटे के लिए खोला गया। तो अगर खाली पाइप ए को 1 घंटे के लिए खोला गया तो उसने 3 काम कर दिया। ठीक है, 3 काम कर दिया, जिसके बाद पाइप बी को भी चालू कर दिया गया, तो अब बी भी चल गया, तो दोनों काम कर रहे हैं अब। ठीक है, तो इसने 12 में से 3 काम कर दिया, तो बचा कितना काम, 9 काम बचा। ये 1 घंटे में 3 काम करके बैठ चुका है, कौन, ए, पाइप ए। ठीक है, तो अब जो पाइप ए और बी दोनों काम कर रहे हैं मिलके, उसको 9 काम करना है, दोनों मिलके एक साथ 4 काम करते हैं 1 घंटे में। तो 9 काम कितने घंटे में कर देंगे, 2 घंटा और 1/4 सही है ना, 2 सही 1/4 घंटा, यानी कि 1 घंटा पहले काम हुआ, पूछा गया इसने कुल कितना समय लगेगा। पहले 1 घंटा ए ने काम किया, अब 2 घंटा और 1/4 इसने किया। तो 1/4 को अगर मिनट में बदलेंगे तो कितना आएगा, 15×4=60, तो 15 मिनट, यानी कि 2 और 1 3 3 घंटा 15 मिनट, ऑप्शन नंबर बी इज दी करेक्ट आंसर। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इंग्लिश में पॉज करके क्या ही पढ़ना था इसको, तो ये बोल रहा है ए बी के साइड में मिरर इमेज बतानी है आपको, तो ऑप्शन से चेक करो जल्दी से। ये एरो सामने दिख रहा है ना, ये एरो सामने बनता हुआ दिखना चाहिए। तो पहले ऑप्शन में नहीं है, दूसरे में है, तीसरे में नहीं है, चौथे में नहीं है। तो आपको दिख रहा है केवल एक ही ऑप्शन में एरो सामने दिख रहा है बनता हुआ। ठीक है ना, ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, ये जो एरो है ये केवल इसी में दिख रहा है, बाकी किसी में नहीं दिख रहा सामने बनता हुआ ऐसे। तो एक ही ऑप्शन है बस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लिश में पॉज करके पढ़िए, उसके बाद हम हिंदी में देखेंगे इसको। पाल प्रतिहार पाल प्रतिहार राष्ट्रकूट ने निम्नलिखित में से किस नगर पर नियंत्रण के लिए युद्ध लड़ा। तो इनमें जो त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था वो किसके लिए हुआ था, कन्नौज के लिए। ये तो वैसे भी पूछा गया क्वेश्चन। पॉज करके पढ़िए जल्दी से और फिर हिंदी में देखेंगे। एक रॉकेट पृथ्वी से गुरुत्वाकर्षण बल
से बचने में सक्षम है। ये एक उदाहरण है, न्यूटन के किस नियम का ये उदाहरण है। ये पहले भी पूछा गया शायद किसी मॉक में, तो मैंने इसको ध्यान से देखा नहीं होगा। आई थिंक ये तीसरे वाले का उदाहरण था, जितना मैं याद कर पा रहा हूँ। अगर गलत होगा तो बाद में देख लेंगे। बाकी ये पहले ही पूछा जा चुका है, और ये बेसिक क्वेश्चन है। मेरे लिए बेसिक इसलिए नहीं क्योंकि मेरी साइंस बहुत ख़राब है, और साइंस के क्वेश्चंस को मैं कई बार एनालिसिस में भी नहीं देखता हूँ। ठीक है। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2026 में भारत के लिए अनुमानित जीडीपी विकास दर की सीमा क्या है। ये 3-4 बार ऑलरेडी पहले भी पूछा मॉक में, फिर से पूछ रहा है। तो इसका जो सही आंसर है वो है 6.3 से 6.8 तक। ठीक है। हमें उस वक्त नहीं पता था, लेकिन इसने बार बार पूछा तो हमें पता चल चुका है। ठीक है जी। चलिए, भारतीय संविधान के मूल पाठ में डैश अनुच्छेद थे। तो मूल पाठ में अनुच्छेद कितने थे? 395, जो कि आज भी 395 ही हैं, बट उनके जो पार्ट्स हैं वो जोड़ दिए हैं, जैसे 21वां, 21A और ऐसे करके, है ना, 300A। तो उस तरीके से ABC उसमें जोड़ दिया गया है टोटल अभी भी 395। चलिए, इनकी जगह पे रखना है इसको, तो 20। इंटू की जगह क्या आएगा? इंटू की जगह आएगा ये, इंटू की जगह क्या आएगा? ये, अरे यार, योग आएगा, प्लस आएगा, मैं कह रहा हूँ ये। माइनस की जगह क्या आएगा? माइनस 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 का माइनस की जगह आएगा डिवाइड। अरे प्लस की जगह 16 तो लिख लो यार। माइनस की जगह क्या आएगा? डिवाइड। ठीक है। 2। प्लस की जगह क्या आएगा? प्लस, प्लस का अर्थ है गुणा, प्लस का अर्थ है गुणा। 2। और डिवाइड का अर्थ है, डिवाइड का अर्थ है व्यवकलन। व्यवकलन, ये क्या होता है भाई? देख ले कौन सा साइन रहेगा। योग हो गया, गुणा हो गया, भाग हो गया, जमा, गुणा, भाग हो गया, तो एक घटा होगा इसका साइन, है ना। अब इंग्लिश में करके देख लेंगे, एक बार देखते हैं, वरना सारा मिटाना पड़ेगा ना हमको ये। तो देखें क्या हो गया इसका। 2 × 8 = 16, 8 दूनी 16। ठीक है, यहाँ से 8 आया, और 8 × 2 16। 16 में से 8 गया 8, 20 और 8 28। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। अब इसका एक बार देख लेते हैं, इसका माइनस ही है ना इंग्लिश में, और देख लेते हैं। डिवाइड का मतलब है सब्सट्रैक्शन, ठीक है, सब्ट्रैक्शन है मतलब, ठीक है, हमने सही लगाया है इसका। वैसे भी 3 साइन के बारे में दे रखा था, तो एक ही साइन बचा हुआ था। 1 मार्च 2020 को कौन सा दिन होगा? देखो, इसको बेसिक से कर लेते हैं, हालांकि इसका एक कोड होता है, जो कैलेंडर आपने किया होगा कभी, तो उससे भी कर सकते हो। बाकी बेसिक से करके देखते हैं। देखो, आपको पता है 1 मार्च 2020 तक जाना है। अभी फिलहाल क्या चल रहा है? आज कितनी तारीख है? आज कितनी तारीख है भाई? आज 9 मई है आज, है ना। 9 मई। कौन सा डे है आज? 2025 चल रहा है। 2025 में कौन सा डे है आज? आज कौन सा डे है यार? आज फ्राइडे है। ठीक है। अब मुझे क्या करना है, पहले 1 मार्च 2025 तक जाना है, तो 1 मार्च पे जाऊंगा पहले में, तो 9 दिन पीछे जाऊंगा। ठीक है। तो मैं 9 दिन पीछे चला गया। अब क्या बचा? अप्रैल और मार्च। तो अप्रैल में 30 दिन होते हैं, तो 30 को मैं 7 से डिवाइड करके लिखूंगा डायरेक्ट शेषफल, तो शेषफल 2 आ गया। ठीक है, अप्रैल खत्म, अप्रैल से पीछे जाऊंगा मार्च। मार्च में 31 दिन होते हैं, और 1 तारीख को जाना है, यानी कि 30 दिन बचे, है ना। 30 दिन पीछे जाना है ना मेरे को, 1 तारीख को तो जाना है। तो इसमें कितने दिन बचे? 30 दिन। तो इसको भी 7 से डिवाइड करूंगा तो 2 बच जाएगा। ठीक है। अब इसको 7 से डिवाइड करना है, तो इसको भी कर देते हैं, 2 बच गया। तो 2 4 6, मेरे को 6 दिन बैक जाना है। ठीक है। 1 मार्च 2025 के लिए मेरे को 6 दिन बैक जाना है। ठीक है। तो 6 दिन बैक जाना है, बस इतना याद रखना है आपको। ठीक है। तो मेरे को जाना है -6, 6 दिन बैक जाना है 1 मार्च 2025 के लिए। ठीक है। अब मेरे को 1 मार्च 2025 से 24 में जाना है, फिर 23 में जाना है, फिर 22 में जाना है, और फिर 21 में, और फिर 20 में जाना है। ठीक है। 25 से 24 पे जाऊंगा, अगेन -1 हो जाएगा। ठीक है। 24 से 23 पे जाऊंगा, देखो 24 से 23 पे जाते वक्त यहाँ पे फरवरी भी आएगी, है ना, क्योंकि 24 लीप ईयर है। तो इसमें -2 करना पड़ेगा मेरे को 24 से 23 पे जाते वक्त, क्योंकि लीप ईयर में क्या होता है, एक दिन एक्स्ट्रा होता है। ठीक है। 23 से 22 पे जाऊंगा, अगेन -1। 22 से 21 पे जाऊंगा, अगेन -1। 21 से 20 पे जाऊंगा, अगेन -1। ठीक है। अब आप कहोगे कि ये भी तो 4 से कटता है, ये भी तो लीप ईयर है, बट मेरे को केवल मार्च तक जाना है पीछे। पीछे जा रहा हूँ मैं पीछे, तो मार्च से पीछे नहीं जाना मेरे को। अगर मार्च से पीछे जाता तो फरवरी काउंट होता, लेकिन यहाँ पे फरवरी काउंट नहीं होगा। तो मेरे को अब कितने दिन पीछे जाना पड़ेगा? 6 7 8 9 10 11 12। तो 12 को अगर मैं डिवाइड करूँ 7 से, तो 5 बचता है। ठीक है, 7 5 12। तो आज क्या था? फ्राइडे। फ्राइडे से 5 दिन पीछे जाना है मेरे को। तो फ्राइडे का 5th डे ही तो होता है, तो पीछे जाएंगे तो क्या आएगा?
संडे से शुरू करते हैं ना, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, 1 2 3 4 5, तो संडे होगा 5 दिन पहले। सिंपल। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इंग्लिश में पॉज करके पढ़िए जल्दी से, उसके बाद हिंदी में देखेंगे। प्रसिद्ध संगीतकार उस्ताद अमजद अली खान, अमजद अली खान बार बार पूछ रहे हैं, कोई दूसरा नया पूछना चाहिए। अमजद अली खान जो है वो कहाँ पे हैं, ग्वालियर घराने से ये हैं। ठीक है। चलिए इंग्लिश में पॉज करिए जल्दी से पढ़िए, उसके बाद हम हिंदी में देखेंगे। नागालैंड की आओ जनजाति का एक विशेष त्योहार है जो खेतों में बीज बोने के बाद मनाया जाता है, त्योहार का नाम। ये पीवाईक्यू का क्वेश्चन है और मॉक में ये बार बार आ रहा है, बहुत बार आ चुका है क्वेश्चन। तो जो आओ जनजाति है वो कौन सा त्योहार मनाती है, मोत्सू। ठीक है। चलिए ये बहुत बार आ चुका है, पहले भी पीवाईक्यू में भी और मॉक में भी आ चुका है काफी सारे। कौन सी मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है, सबसे लंबी कोशिका कौन सी है भाई, तंत्रिका कोशिका। ये भी पूछा जा चुका है काफी बार क्वेश्चन एग्जाम में। सबसे लंबी जो कोशिका है वो है तंत्रिका कोशिका। ठीक है। इसमें पॉज इंग्लिश में देख लो भाई, पॉज करके जल्दी से, और फिर हिंदी में देखेंगे। मनुष्यों में स्टार्च जैसे कार्बोहाइड्रेट का पाचन निम्नलिखित में से किस भाग के द्वारा किया जाता है। स्टार्च जैसे कार्बोहाइड्रेट का पाचन निम्नलिखित में से किस भाग के द्वारा किया जाता है। अच्छा हाँ, ये पहले भी आया था क्वेश्चन, ये पहले भी आया था, उस वक्त भी हमें पता नहीं, मतलब हमने गलत लगाया था या क्या किया था, बट इसका सही आंसर था मुख गुहा। तो भाई मुंह से शुरुआत की जाती है इसके पाचन की, है ना, स्लाइवा वगैरह मिक्स होता होगा, वो सब जो भी होता होगा। तो पहले मौक में आया हुआ है, इस वजह से इसका आंसर हमें पता है, मुख गुहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको क्या देखना है भाई, इंग्लिश में ये बोल रहा है कि इसका सही प्रतिबिंब, यानी कि इधर मिरर इमेज बतानी है सामने। तो ट्रायंगल को देखो, पहले ट्रायंगल उल्टा होना चाहिए, तो पहले दो में तो ट्रायंगल उल्टा दिख नहीं रहा, एंड के दो ऑप्शन में ट्रायंगल उल्टा है। अब इसमें देखो दोनों में डिफरेंस किस चीज़ का, वही चेक करेंगे इसका। यहाँ पे जो दूसरा वाला ट्रायंगल है ना पीछे वाला, वो नीचे है या ऊपर, ये चेक करना है। तो वो ऊपर है भाई, तो ऊपर इस वाले ऑप्शन में, तो सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, डी जो ऑप्शन वो गलत हो जाएगा, है ना। हाँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इंग्लिश में पॉज करके पढ़िए और उसके बाद हिंदी में। जल जीवन मिशन को पूर्ण करने के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है। ये भी शायद किसी मॉक में पूछा गया, सारे पिछले मॉक्स के क्वेश्चन ही हैं। ये शायद 5 वर्ष के लिए था ना, और 2024 तक था, तो 19 से 24 होगा। ठीक है, कोई भी योजना 5 वर्ष तक के लिए होती है मोस्टली, पंचवर्षीय योजना ही बन जाती है वो। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप शास्त्रीय नृत्य नहीं है। देखो शास्त्रीय नृत्य आपको सारे पता होने चाहिए, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। ठीक है, तो इसमें से बिहू नहीं है शास्त्रीय नृत्य, बाकी सभी हैं। ठीक है जी। चलिए इंग्लिश में पॉज करके पढ़िए जल्दी से, उसके बाद हम देखेंगे हिंदी में। कायाकल्प और शहरी रूपांतरण के लिए अटल मिशन अमृत किस मंत्रालय के तहत आता है। अगेन पिछले किसी मॉक में आया हुआ क्वेश्चन है ये भी, किसी में नहीं, बहुत बार आ रहा है ये तो। अटल अमृत मिशन जो है वो किसके अंतर्गत आता है, आवास और शहरी मंत्रालय, शहरी मामले के मंत्रालय। पॉज करिए जल्दी से, उसके बाद हिंदी में देखेंगे। लॉर्ड वेलेजली ने 1800 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कहाँ पे की थी, कलकत्ता में। फोर्ट विलियम कॉलेज आपको पता है काफी फेमस है, और हिस्ट्री में तो आपने पढ़ा ही होगा। चलिए पॉज करके पढ़िए जल्दी से, उसके बाद हिंदी में देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जंतु जगत के जंतु संघ से संबंधित गलत है, तो कौन सा गलत है ये बताना है। लीवर फ्लूक, ये क्या होता है भाई। साइकन पेरीफ पेरी पॉरीफेरा, पेरीफेरा कहते हैं ना शायद, साइकन पेरीफेरा, तो ये तो शायद होना चाहिए। झींगा ऑर्थोपोडा में आता है, ये तो एग्जाम में भी पूछा गया है, और ये मतलब नॉर्मल सही है। स्टारफिश इकाइनो डर्मेटा, हाँ ये भी ठीक है, दोनों तो ठीक है। साइकन पेरीफेरा, लीवर फ्लूक निमेटोडा, निमेटोडा, पेरीफेरा निमेटोडा, इन दोनों में से एक होना चाहिए। अभी देखते हैं इसका ना, बाद में देखते हैं इन दोनों में से। पॉज इंग्लिश में पढ़िए जल्दी से पॉज करके, उसके बाद हिंदी में देखेंगे। क्या बोला इसने, जब एक वस्तु को 25% की छूट के बाद इतने रुपए में बेचा जाता है तो इसका अंकित मूल्य क्या है। अरे यार, जब 25% की छूट दी हमने, तो अंकित मूल्य 100% था, है ना। उस पर मैंने 25% की छूट दे दी, तो वो कितना बचा, 75% बचा ना। तो यानी कि जो 3825 है, ये 75% की वैल्यू है। जो हमारे पास मार्क प्राइस था, अंकित मूल्य था 100%, उसमें मैंने 25% घटा दिया, तो इतने रुपए में बेका, यानी कि मैंने उसकी 75% की वैल्यू पे बेका। तो 1% की वैल्यू ये हो गई, 75 से डिवाइड किया,
इंटू 100% कंप्लीट निकालना है मेरे को। तो 25 दिया 75, 25 चौका 100, 3 से काटो, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 3 पंजे 15। तो इसको मल्टीप्लाई करना है 4 से, तो 12 चौक 48, 4800, और 75 दूनी 150, 150 दूनी 300, तो 5100 हो गया। ऑप्शन नंबर सी इज दी करेक्ट आंसर। ठीक है जी, बेसिक सा क्वेश्चन है, इसमें तो कुछ है भी नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लिश में पॉज करके पढ़िए जल्दी से, उसके बाद हिंदी में देखेंगे इसको, है ना। लोहे को संक्षारण और जंग लगने से बचाने के लिए आमतौर पर किस पदार्थ की परत चढ़ाई जाती है भाई? ये सभी को पता है, जिंक, है ना। ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन भी है और एग्जाम में तो पूछे जा रहा है बार बार, मॉक टेस्ट में। ठीक है, चलिए इंग्लिश में पॉज करके जल्दी से पढ़िए, उसके बाद हिंदी में देखेंगे। 2025 के उद्घाटन खो खो विश्व कप में पुरुष और महिला दोनों ट्रॉफियां किस देश ने जीती? ये हम बार बार स्किप कर रहे थे, 2-3 बार ऑलरेडी पहले पूछा गया था मॉक में, तो इसलिए हमने फिर इसको देख लिया था, है ना, मॉक का एनालिसिस करते वक्त। तो भारत ने जीती थी दोनों पुरुष और महिला दोनों ट्रॉफियां, इससे पहले भी 2-3 बार ये मॉक में पूछा जा चुका है। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको इंग्लिश में क्या पढ़ने की जरूरत थी भाई? चलिए बोल रहे क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा इन चार ऑप्शंस में से, है ना। तो ये क्या हो रहा है भाई, ये ऐसे इधर की साइड घूम गई, ठीक है। तो ये ऐसे इधर की साइड घूम गई और नीचे वाला जो है वो खाली हो गया, तो ये भी ऐसे इधर की साइड घूम जाएगी, तो नीचे आ जाएगा ऐसे करके। इन दोनों में से एक, ये दोनों तो गलत लग रही है, इन दोनों में से तो नहीं होना चाहिए। जब ये भी ऐसे घूम जाएगी इधर, तो ये ऐसे लेट जाएगा ना, ये ऐसे आ जाएगा ना इधर, तो इधर आएगा, तो भाई नीचे तो बड़ा वाला आएगा ना, है ना। ये ऐसे घूमा तो ऊपर छोटे वाला रहा, नीचे बड़ा वाला, तो नीचे बड़े वाला रहेगा, ऊपर छोटे वाला। तो ऑप्शन नंबर 4 होना चाहिए इसका सही आंसर। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लिश में पॉज करिए, उसके बाद हम हिंदी में देखेंगे। ठीक है जी, चलिए कलर बदल दो इसका जी। 10,000 रुपये पर 6% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज कितना है? बताओ, ये क्वेश्चन करने लायक है क्या? और एग्जाम में भी आते हैं, ऐसी बात नहीं है, बहुत आसान आसान क्वेश्चंस भी आते हैं, और इनमें ज़्यादा गलती कर जाते हैं हम जल्दी जल्दी के चक्कर में। 6% की रेट से 2 वर्षों के लिए ऐसा ही बताना है, तो भाई 1 साल में 6% है, तो 2 साल में 12% मिल जाएगा। ठीक है, इसका 12% निकालना है। देखो 10% कितना हो गया, 1,000, और 1% कितना हो गया, 100, 2% कितना हो गया, 200, तो 1,000 और 200 कितना हो गया, 1,200। ठीक है, 10% के लिए आपको क्या करना होता है, लास्ट से एक जीरो हटा दो, और 1% के लिए लास्ट से 2 जीरो हटा दो, बस। तो 10% 1,000 आ गया और 1% 100 आ गया। मेरे को 2% चाहिए था, तो मैंने 200 कर दिया उसको। चलिए इसमें क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा ये बताना है, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, 5 दूनी 10, 3 13, 13 दूनी 26, और 3 + 3 हो गया। तो इसमें भी देखो 125 दूनी 250 +3, ठीक है। तो 29 दूनी 58, और 58 + 3 कितना होगा, 61, इंटू 2 + 3 कर रखा है। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से देखेंगे इसको, पॉज करके इंग्लिश में पढ़िए जल्दी से, उसके बाद हम देखेंगे हिंदी में। ठीक है जी, चलिए। अपनी सामान्य चाल से 3/4 चाल से चलते हुए तन्वी अपने सामान्य समय से 2 घंटा अधिक समय लेती है, उसका सामान्य समय क्या है? देखो स्पीड दे रखी है इसने, सामान्य चाल से वो 3/4 चलती है, 3/4 चलती है, मतलब अगर उसकी सामान्य चाल 4 थी, अगर उसकी सामान्य चाल 4 थी, तो अब वो 3 से चलती है। ठीक है, ये स्पीड का रेशियो हो गया। स्पीड के रेशियो का उल्टा होता है हमेशा टाइम का रेशियो, ठीक है, अगर डिस्टेंस सेम होता है। ठीक है, अब वो कह रहा है कि अगर 3 से चलती है तो उसको 2 घंटे अधिक समय लगता है, तो यहाँ पे टाइम कितना एक्स्ट्रा लग रहा है, 1 यूनिट। इस 1 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है, 2 दे रखी है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 2 है, तो 3 की हो गई 6, और 4 की हो गई 8। पूछा गया इसने उसका सामान्य समय क्या है, तो सामान्य चाल है 4, और सामान्य समय कितना हो गया, 6। ऑप्शन नंबर सी इज दी करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लिश में पॉज करके पढ़िए जल्दी से, उसके बाद हम देखेंगे हिंदी में। किस शासक का उल्लेख प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ मिलिंद पन्हो में राजा मिलिंद के रूप में किया गया है? तो मिलिंद पन्हो बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, आप सभी को पता है, इसमें प्रश्न उसके नागसेन के नागसेन और मिलिंद के बीच का जो वाद विवाद है वो दिखाया गया ना, प्रश्नोत्तरी। तो मिलिंद पन्हो में जो मिलिंद है वो कौन है, मिनांडर। ठीक है, चलिए तो बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन भी है, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। चलिए
निम्नलिखित में से किस संख्या का वर्गमूल अपरिमेय है? किस संख्या का वर्गमूल, यानी इनके स्क्वायर रूट्स निकालने हैं चारों के, और ये बताना है कि किसका अपरिमेय है, यानी कि जिसका रूट में आएगा वो देखना है। तो इसको अगर हम देखें पहले वाले को, तो 656 इंटू 10, तो भाई 10 तो एक और होना चाहिए ना इसमें, जब भी तो 10 बाहर आ पाएगा, मेरे हिसाब से तो यही रूट में आएगा। 656 को मैं किसी भी तरीके से ब्रेक कर लूँ, लेकिन एक और 10 तो नहीं आ सकता ना इसमें। तो अगर एक और 10 नहीं है तो 10 अंदर ही रह जाना है, ठीक है ना। इसमें 5 है, तो भाई यही वाला होना चाहिए अपरी में। बाकी सबको देख लो, इसको 3 वाले को देखो तो 3 से काट के देखते हैं। 3 से क्यों, 9 से काट के देखो ना, 9 स्क्वायर है। तो 9 चौक 36, 3 गया 9 चौक 36, 9 एकम 9, ये किसका स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है। 1764 आप सभी को पता है। और ये 56 25, 5 पंजे 25, 25 से काटो 25 दूनी 50, 25 दूनी 50, 25 पंजे 125, ये भी स्क्वायर है। ये जो है ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है ना। तो इसकी वैल्यू जो है वो रूट में आएगी, अगर इसका आप जो करोगे ना स्क्वायर रूट करोगे तो ये रूट में आएगा। तो वही अपरिमेय होती है। अपरिमेय संख्या वही तो होती है जिसको हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो जो रूट वाली संख्या होती है वही होती है अपरिमेय संख्या मोस्टली, ठीक है, जो सॉल्व नहीं किया जा सकती रूट। यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स, तो ब्लैंक्स को फिल करना है। तो भाई देखें देखें देखें, एन ओ के, तो यहाँ पे सबसे शुरुआत में ओ आना चाहिए, तो ये वाला ऑप्शन खत्म, ओ आ गया। एन ओ के डैश टी, तो यहाँ पे आना चाहिए एन ओ के डी टी, तो एन ओ के डी आएगा यहाँ पे, ओ के बाद डी आएगा, ओ के बाद डी, ये ऑप्शन खत्म। एन ओ के डी, एन ओ के डी टी, एन ओ के डी, अगेन डी आएगा डी के बाद, तो ये ऑप्शन भी खत्म, ये वाला सही हो गया। और एंड में क्या है, एन ओ के है, बिल्कुल सही। इस तरीके से आप इसको जल्दी से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉज करिए, जल्दी से पढ़िए और उसके बाद हिंदी में। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की गैर संघीय विशेषता है? इंग्लिश में भी देख लो उसको अच्छे से, नॉन फेडरल फीचर्स। गैर संघीय विशेषता कौन सी है भाई? स्वतंत्र न्यायपालिका, एकल संविधान, लिखित संविधान, शक्ति। देखो वैसे भी देखो तीन ऑप्शन जो है ना एक जैसे लग रहे हैं, तो यही अलग है इसमें एकल। तीनों ऑप्शन जो है वो एक जैसे ही हैं। जैसे स्वतंत्र न्यायपालिका वो किसके लिए होता है, फेडरल स्ट्रक्चर के लिए होता है ना, संघीय विशेषता होती है कि स्वतंत्र रहेगी तो किसी एक के पक्ष में नहीं रहेगी। और लिखित संविधान भी, शक्तियों को लिखा गया है सबकी, तो एक कोई एक सरकार उस पर अपना वो नहीं लगा सकती, तानाशाही नहीं कर सकती। शक्तियों का विभाजन किया जाता है, वो भी संघीय विशेषता है। जहाँ पे भी मोस्टली एकल होता है ना, एकल, वो संघीय विशेषता नहीं होती, वो एकात्मक विशेषता होती है या गैर संघीय विशेषता होती है, ठीक है। इस बात को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉज करिए इंग्लिश में जल्दी से, और उसके बाद हम हिंदी में देखेंगे इसका सॉल्यूशन। आईसीसी पुरुष ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 का पुरस्कार किसे दिया गया है? ये भी बहुत बार पूछा गया है। 2024 का जो ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर थे वो कौन थे? अजमतुल्लाह उमरजई, ठीक है, उमरजई थे ये तो, बार बार आ रहा है क्वेश्चन, ठीक है। चलिए, नगद आरक्षित अनुपात मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करने का एक डैश उपकरण है। नगद आरक्षित अनुपात मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करने का एक मात्रात्मक उपकरण है। आई थिंक ये भी 3 4 बार आया हुआ क्वेश्चन ही है। इसके बारे में हमने बताया था कि जो सीआरआर होता है वो मनी सप्लाई को, जो मनी सप्लाई होती है ना, मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के दो तरह के उपाय होते हैं, गुणात्मक एक मात्रात्मक। तो ये सीआरआर वगैरह है ना, तो ये किस में आता है, मात्रात्मक में, ठीक है, क्वांटिटेटिव में आता है ये। चलिए इंग्लिश में पॉज करके जल्दी से पढ़िए, फिर हिंदी में देखेंगे। एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज पैरेललोग्राम है जिसमें ए सी बी, तो एक बार समांतर चतुर्भुज बना लेते हैं भाई। एक समांतर चतुर्भुज, ये हमसे बन कुछ और ही जाता है, कुछ और बनाते हैं कुछ और बन जाता है। तो ए बी सी और डी, ठीक है। ए सी बी, तो ए सी बी, अच्छा ये दे रखा है इसने कितना, 40। बी ए सी, तो बी ए सी ये कितना दे रखा है, 80, ठीक है। ए सी बी, ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, इसमें ए सी बी, तो ए सी, ओ शिट, मैं जब भी कहूँ समांतर चतुर्भुज से क्रॉस करके तो मामला गलत हो जाएगा ना। इसने बोला ए सी बी, तो ये वाला दे रखा है एंगल, ये 40 डिग्री दे रखा है, ये नहीं दे रखा, ठीक है। ए सी बी दे रखा है, और बी ए सी, तो बी ए सी, ठीक है। तो ए डी सी बताना है, तो ए डी सी ये वाला एंगल बताना है। भाई ये एंगल उतना ही होगा जितना ये वाला होगा। समांतर चतुर्भुज में आमने सामने के जो कोण होते हैं वो बराबर होते हैं, सिंपल। तो ये 8, ये 80 है, ये 40 है। और ये ट्रायंगल भी है एक ए बी सी, तो ए बी सी ट्रायंगल के अंदर सभी कोणों का योग 180 डिग्री होगा। तो अगर दो कोण 8 और 4 120 डिग्री के हैं, तो तीसरा कितने का हो जाएगा, 60 डिग्री का हो जाएगा, सिंपल।
तो अगर ये 60 डिग्री का है तो ये भी 60 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है ना। समांतर चतुर्भुज में आमने सामने के कोण जो है वो बराबर होते हैं ना। चलिए इंग्लिश में पॉज करके पढ़िए जल्दी से, फिर हिंदी में देखिए। भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम का एक महत्वपूर्ण घटक विकास इंजन किसने विकसित किया? भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम का एक महत्वपूर्ण घटक विकास इंजन किसने विकसित किया? अंतरिक्ष कार्यक्रम का, भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम का एक महत्वपूर्ण घटक इंजन, इंग्लिश में पढ़ते हैं, हु डेवलप्ड द विकास इंजन, ए क्रूशियल कंपोनेंट ऑफ इंडिया स्पेस प्रोग्राम। तो स्पेस प्रोग्राम के लिए जो अच्छा विकास इंजन है वो किसने डेवलप किया है? तो स्पेस प्रोग्राम के लिए तो भाई इसरो ही काम करता है ना, और कौन काम करेगा। पॉज करिए जल्दी से पढ़िए, उसके बाद हिंदी में देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन कैल्शियम कार्बोनेट का एक रूप नहीं है? अगेन कैल्शियम कार्बोनेट का बहुत सारे मॉक में पूछा जा चुका है और ऑप्शन भी सेम ही थे। कैल्शियम कार्बोनेट का जो रूप है वो बुझा हुआ चूना, ये रूप नहीं है, बाकी सब इसके रूप हैं। ठीक है, ये पहले भी मॉक में आ चुके हैं क्वेश्चंस। इंग्लिश में पॉज करके जल्दी से पढ़िए, उसके बाद देखेंगे हिंदी में। किस युद्ध के कारण विजयनगर साम्राज्य का विनाश हुआ? ये तो बेसिक सा क्वेश्चन है। 1565 में विजयनगर साम्राज्य खत्म हो गया था तालीकोटा के युद्ध के साथ। बेसिक सा क्वेश्चन। इंग्लिश में पॉज करके जल्दी से पढ़िए, उसके बाद हिंदी में सॉल्यूशन देखेंगे। केंद्र सरकार के गैर योजना व्यय के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? नॉन प्लैन्ड एक्सपेंडिचर के बारे में पूछ रहे हैं। व्यय ब्याज भुगतान पर होता है, तो जो इंटरेस्ट पेमेंट के लिए जो एक्सपेंडिचर होता है, खर्चा होता है, उसको नॉन प्लान में रखते हैं ना। बिल्कुल सही, ये वाला ही सही है। जो प्लान में आता है ना वो सब होता है भाई, बाकी सारे सेक्टर्स पे कितना कितना खर्च करना है, इकोनॉमी में अलग अलग सेक्टर्स पे। ठीक है, नॉन प्लान में ये वाला मेन आता है, जो हमें ब्याज का भुगतान करना है ना ऋण पे, लोन पे, तो वो नॉन प्लान में आता है। हालांकि अब इसको प्लान नॉन प्लान को खत्म कर दिया गया है ना। चलिए हिंदी में देखिए, इसको क्या कहना है, क्या कह रहा है ये, इसका स्क्वायर निकालना है। इसके स्क्वायर की ट्रिक तो आपको पता है। जब हम ऐसे इनका स्क्वायर करते हैं ना, कितने हैं, 1 2 3 4 5, ये मैंने यूट्यूब के शॉर्ट से देखा था। ठीक है एक बार देखा था और वही आ गया। 1 2 3 4 5, तो एक 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 जैसे होता है ना, 1 2 3 4 5 ऐसे मल्टीप्लाई होता है। तो जितनी बार एक एक की मल्टीप्लाई करनी है उतनी बार ऐसे लिख दो, 1 2 3 4। ठीक है, कितने हैं ये, 1 2 3 4 5 है, तो 5 तक जाओ, फिर अगेन इसको उल्टा करते हुए लिख दो, 5 4 3 2 1। ठीक है, ये ट्रिक थी। तो भाई आज ये काम आ गई, बहुत खुशी हुई कि ऐसी चीज़ें भी एग्जाम में काम आई। इसका स्क्वायर जो है वो ये होगा। तो ये ऑप्शन कौन सा है? पहला ऑप्शन ही दिख रहा है ना। पहला ऑप्शन है। ठीक है ना। आप समझ पाए मैंने क्या बताया आपको? जितनी बार जैसे एक 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 तीन है, तो इसको अगर हम ऐसे ही मल्टीप्लाई करेंगे ना, 3 बार ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 1 2 3 2 1 ऐसे। ठीक है, तो इस तरीके से होता है इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पॉज करके जल्दी से पढ़िए, उसके बाद हिंदी में देखिए। एक निश्चित कूट भाषा में इसको ऐसे ऐसे लिखा जाता है। किसको पूछ रहा है? गुड को पूछ रहा है क्या लिखा जाएगा। गुड को कैसे लिखा जाएगा ये बताना है आपको। तो उसके लिए भाई ये देखो, पहले गुड है कहाँ? गुड यहाँ पे है। और भी कहीं पे गुड है क्या? गुड है क्या? नहीं। और कहीं पे भी गुड नहीं है। इट मीन्स कि जो इसका कोड है ना, ये वाला, ये 253, इसमें एक कोड ऐसा है जो केवल इसी में है, बाकी किसी में नहीं है। क्योंकि गुड भी केवल इसी में है, बाकी किसी में नहीं है। तो इसीलिए इसका जो तीनों में से एक कोड ऐसा है जो किसी और में नहीं होगा। देखो, दो को देखते हैं तो दो यहाँ पे है ऑलरेडी, तो दो कोड नहीं हो सकता गुड का। 5 को देखें, 5 है क्या ऑलरेडी? 5 इन दोनों में नहीं है। 3 है क्या? 3 है। ठीक है, तो 5 नहीं है किसी में भी, तो 5 ही गुड का कोड होगा। ऑप्शन नंबर सी इज दी करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इंग्लिश में पॉज करके पढ़िए जल्दी से, उसके बाद हम देखेंगे हिंदी में। अरे यार, ट्रिग्नोमेट्री के सवाल करने में आलस बहुत आता है। क्या बोल रहा है, इसको छोड़ देते हैं अगला। चलो पहले देख ही लेते हैं इसको। सेक थीटा माइनस कोसेक थीटा बराबर 0। यानी ये कहना चाह रहा है कि जहाँ पे दोनों की वैल्यू बराबर होती है वहीं तो 0 होगा ना। अगर मैं इसको कहूँ 1 - 1 तभी तो 0 होगा। तो सेक और कोसेक की वैल्यू बराबर कहाँ पे होती हैं? सेक का उल्टा होता है कॉस, और कोसेक किसका उल्टा होता है? कोसेक उल्टा होता है साइन का। तो कॉस और साइन की वैल्यूज बराबर कहाँ पे होती हैं? 45 डिग्री पे बराबर होती हैं। 1/√2, 1/√2। तो इनके उल्टों की वैल्यू क्या हो जाएगी? इनके उल्टी की वैल्यू हो जाएगी √2 माइनस √2, ये दे रखा है। ठीक है, तो सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4 प्लस पूछ रहा है ना। हाँ, तो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा? √2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2।
4 बोल दिया था क्या मैंने? √2 का स्क्वायर कितना हो गया? 2 + 2, तो ये कितना हो गया? 4 हो गया। ऑप्शन नंबर डी इज दी करेक्ट आंसर। बेसिक सा सवाल, इजी सा सवाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉज करके पढ़िए जल्दी से, उसके बाद हम देखेंगे हिंदी में। क्या बोल रहा है? पी का एस से किस प्रकार संबंधित है भाई? पी और एस। चलिए, पी इंटू क्यू का मतलब क्या है? ए इंटू बी का मतलब है ए बी की पत्नी है, तो ए पत्नी है किसकी? बी की, यानी कि क्यू की पत्नी है ये। ठीक है। क्यू डिवाइडेड बाय आर का मतलब क्या है? ए बी का पिता है, तो ये क्यू जो है ये पिता है, ए पिता है बी का, यानी कि आर का पिता है ये। आर माइनस टी, ए बी का भाई है, तो आर जो है ये भाई है किसका? बी का, यानी कि टी का भाई है ये। टी इंटू एस, तो इंटू का मतलब ए बी की पत्नी है, तो टी जो है ये पत्नी है किसकी? एस की। एस पति हो गया। ठीक है। पूछा गया पी एस से किस प्रकार संबंधित है? जो पी है वो एस से किस प्रकार संबंधित है? भाई एस की बीवी की माता, तो हमारी पत्नी की माता क्या लगेंगी? मतलब हमारी पत्नी की नहीं, मतलब किसी की पत्नी की माता उनकी क्या लगेंगी भाई? सास लगेंगी, है ना। चलिए, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। इंग्लिश में पॉज करिए जल्दी से, उसके बाद हिंदी में देखेंगे। एक पहिए का व्यास इतना है, इतने मीटर की दूरी तय करने में इसे कुल कितने चक्कर लगाने होंगे? भाई पहिए का व्यास दिया होता है और चक्कर पूछता है, तो क्या करते हैं? हमें पहले पहिया, ये पहिया है, इसकी हमें परिधि निकालनी होती है कि इसकी परिधि कितनी है। जितनी इसकी परिधि होती है ना, वो उतना एक चक्कर में डिस्टेंस ट्रेवल करता है। ठीक है। तो अगर हम इसकी परिधि निकालें, व्यास दे रखा है, ठीक है, इसकी परिधि कितनी हो जाएगी? 2 × π × आर। आर कितना हो जाएगा? व्यास का आधा, तो 42 आर हो गई। तो 7 × 42 6, और 6 × 2 = 12, तो 12 × 22, ये भाई एक चक्कर मार लेगा इतना। ठीक है। कितना? सेंटीमीटर। अच्छा, ये सेंटीमीटर दे रखा है, ये मीटर दे रखा है, इसको भी ध्यान रखना। तो इसको मीटर को हम सेंटीमीटर में बदल देते हैं, 69200। ठीक है। ठीक है ना, मीटर को सेंटीमीटर में बदल दिया। ठीक है। एक चक्कर में इतना चलता है, तो इतना चलने में वो कितने चक्कर लगाएगा ये बताना है। तो भाई टोटल डिस्टेंस कितना कवर करना है? 79200। ठीक है। और भाई एक चक्कर में कितना चल रहा है? 12 × 22, तो हमें पता चल जाएगा कितने चक्कर लगाएगा। ठीक है। ये मैंने डिवाइड कैसे किया, आप भी इसको बेसिक से भी कर सकते हो। भाई एक चक्कर में इतना चला, फिर मैं इसको कर दूंगा इंटू एक्स चक्कर में ये इतना चलेगा, तो ये वापस नीचे आ जाएगा ना, इंटू की चीज़ डिवाइड में आ जाएगी। ठीक है। इसको काटे, किससे काटे? 12 से काट देते हैं, 12 × 6 = 72, और 7 × 12 = 72, 22 से कट गया, 22 × 3 = 66, 300 इज दी करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 1 इज दी करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लिश में पॉज करिए जल्दी से, उसके बाद हिंदी में देखिए इसको। दो मित्रों की वर्तमान आयु का अनुपात इतना है, तो भाई प्रेजेंट में आयु का अनुपात इतना है 6 वर्ष पहले, तो भाई आज इनकी आयु का अनुपात 4:7 है। ठीक है। 4 है ये, 4। ठीक है, 4:7 है आज प्रेजेंट में। ठीक है। 6 वर्ष पहले, तो भाई 6 वर्ष पहले जाना है इनको। उनकी आयु का अनुपात कितना था? 2 और 5 था। ठीक है। 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा ये पूछ रहा है। तो 6 वर्ष पहले, यानी कि इनके बीच में कितना गैप है? 2 का, और इनके बीच में 2 का है, तो ये तो बहुत इजी सवाल दे दिया। भाई यहाँ से यहाँ तक 2 रेशियो बढ़ रहा है, यहाँ से यहाँ तक भी 2 रेशियो बढ़ रहा है, और एक्चुअल में इनका जो है यहाँ से यहाँ तक 6 6 बढ़ रहा है, तो यानी 2 रेशियो की वैल्यू 6 दे रखी है। ठीक है। तो 1 रेशियो की वैल्यू 3 आ गई। तो अगर मैं इनकी परसेंटेज निकालूं, तो 4 × 3 = 12, और 7 × 3 = 21। समझ पाए बात क्या है? आप समझ पाए ना मैंने क्या बताया? ये 2 से 4 हो गया, +2 हो गया, ये 5 से 7 हो गया, +2 हो गया, है ना। अगर मैं देखूं, 4 से 2 -2, 7 से 5 -2, दोनों में -6 6 हो रहा है, और एक्चुअल में -6 6 हो रहा है, बट यहाँ पे -2 हो रहा है, -2 हो रहा है रेशियो। ठीक है। तो समान रेशियो माइनस हो रहा है, और समान टाइम माइनस हो रहा है, यानी 2 रेशियो की वैल्यू 6 है, तो 1 रेशियो की वैल्यू 3 हो गई। तो इस हिसाब से हमने इनकी प्रेजेंट एज निकाल ली। पूछा गया है 6 वर्ष बाद, तो ये 6 वर्ष बाद हो जाएगा 18 का, और ये 21 और 6 27 का, तो 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 2:3, ऑप्शन नंबर 1 इज दी करेक्ट आंसर। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉज करके जल्दी से पढ़िए, उसके बाद हिंदी में देखेंगे। नीचे दिए गए किस शहर को पहले और चौथे जैन तीर्थंकर के जन्म स्थान के रूप में जाना जाता है? देखो, है तो ये बहुत बेसिक सा सवाल। पहले जो तीर्थंकर हुए हैं वो कौन हुए? ऋषभ देव हुए, और वो अयोध्या में जो उनका जन्म स्थान माना जाता है। ठीक है। चौथे अगर ना भी पता हो आपको, तो पहले तो पता है ना, सिंपल। और ये पहले भी पूछा जा चुका है मॉक में भी, और पेपर में तो पूछा जा ही चुका है। चलिए, निम्नलिखित सारणी, निम्न सारणी का बहुलक वर्ग क्या है? बहुलक मोड बताना है आपको। ठीक है। तो मोड भाई क्या होता है? जिसकी सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी, तो 5 फ्रीक्वेंसी किसकी है? 10 से 15 वाले की, तो 10 से 15 वाला क्या है? मोड हो जाएगा, सिंपल।
ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इंग्लिश में पॉज करके जल्दी से पढ़िए, उसके बाद हम हिंदी में देखेंगे इसको। क्या बोला है इसने, इसको ये लिखा जाता है तो इसको क्या लिखा जाएगा, ठीक है। सबसे पहले आपकी अप्रोच क्या रहनी चाहिए, पहले से पहले का कनेक्शन, पहले से लास्ट का कनेक्शन, ठीक है। अगर नहीं दिखता तो अपोजिट वगैरह देखो, उसके बाद इनका क्रम देखो कि कहीं ये सीक्वेंस से तो अरेंज नहीं कर दिए, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में तो अरेंज नहीं कर दी, उसके बाद फिर इनको पैटर्न में तोड़ तोड़ के देख लो, ठीक है। चलिए वाई से एक्स, तो एक्स वाई, ई एफ, के एल, एल एम, एन ओ डब्ल्यू एक्स, सिंपल। एक बार +1, एक बार -1, एक बार +1, एक बार -1। तो एक्स वाई तो यानी पहले -1 किया है ना, वाई से एक्स पे -1 किया है, तो बी से -1 करेंगे कितना आएगा, ए आएगा। तो ए बी ओ पी, ठीक है, ए पी आएगा पहले, ये ऑप्शन खत्म, ये ऑप्शन खत्म, ठीक है। ए बी हो गया, ओ पी हो गया, तो आर है यहाँ पे, तो क्यू आएगा, क्यू आर और डी ई, तो ए पी क्यू ई, तो ए पी क्यू ई ऑप्शन नंबर 4 इज दी करेक्ट आंसर। और कुछ चेक ही मत करो, जब 3 ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए तो अब चेक ही क्या करना है आपको, ठीक है। इंग्लिश में पॉज करके जल्दी से पढ़ो, उसके बाद हिंदी में देखेंगे। क्या बोला है इसने, किसी कार्य को करने में ए बी की दक्षता का रेशियो ये दे रखा है, ए और बी की एफिशिएंसी का रेशियो दे रखा है। एक साथ कार्य करते हुए एक कार्य को 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं, दोनों मिलकर एक कार्य को 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं, ए अकेले उस काम को कितने दिन में कर सकता है। बेसिक सा सवाल। भाई ए और बी मिलकर इनकी एफिशिएंसी दे रखी है, ए अगर एक दिन में 3 काम करता है तो बी 5, सॉरी, ए अगर एक दिन में 3 काम करता है तो बी एक दिन में 5 काम करता है, दोनों मिला के एक दिन में 8 काम करते हैं, और कुल मिला के 30 दिन तक काम करते हैं, तो ये टोटल इतना काम कर देंगे, ठीक है। भाई ए की एफिशिएंसी है 3, तो अगर ए एक दिन में 3 काम करता है तो टोटल काम को कितने दिन में कर देगा, तो 3 से डिवाइड कर दो, 3 धाम 30, तो 10 × 8 = 80, ऑप्शन नंबर 20 द करेक्ट आंसर। समझ पाए बात को, मैंने टोटल वर्क निकाला फिर एफिशिएंसी से डिवाइड कर दिया, ऑप्शन नंबर 20 द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लिश में पॉज करके पढ़िए जल्दी से, उसके बाद हिंदी में देखेंगे। किसी वस्तु को 280 में बेचने की तुलना में 300 रुपये में बेचने पर 8% अधिक लाभ प्राप्त होगा। भाई 280 रुपये में बेचता है पहले, अब 300 में बेचता है, तो 20 रुपये ज़्यादा में बेच रहा है, तो 20 रुपये ज़्यादा में बेचने पे 8% एक्स्ट्रा लाभ हो रहा है, तो ये 20 रुपये जो है वो 8% के बराबर हुए ना, सिंपल। तो कॉस्ट प्राइस निकालना, 100% की वैल्यू निकालनी है। समझ पाए बात को, 280 की जगह 300 में बेचता है तो 8% एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट और ये लॉस होता है वो कॉस्ट प्राइस पे तो होता है, तो कॉस्ट प्राइस का 8% कितना है, 20 है, तो 1% 20/8, 100% निकालना है, तो 4×2 = 8, 4×5 = 20, 2×50, 5×5 = 25, 250, ऑप्शन नंबर सी इज दी करेक्ट आंसर। चलिए इंग्लिश में पॉज करके पढ़ी जल्दी से, हिंदी में देखेंगे। भारत की निम्नलिखित महत्वपूर्ण नदियों में से कौन सी नदी पश्चिमी घाट से नहीं निकलती, पश्चिमी घाट से कौन सी नहीं निकलती है बताना है। कावेरी निकलती है, महानदी ये जो है ये उड़ीसा की साइड, ये मध्य उच्च भूमि से निकलती है, ठीक है, तो ये वाली तो नहीं निकलती पश्चिमी घाट से। गोदावरी भी निकलती है, कृष्णा नदी भी निकलती है, ठीक है, इनके उद्गम स्थान भी आपको पता होने चाहिए। चलिए इंग्लिश में पॉज करके जल्दी से पढ़िए, उसके बाद हिंदी में देखेंगे। मिजोरम के 25वें राज्य, यार ये तो बार बार एक ही सवाल पूछ रहे हैं ना। मिजोरम के 25वें राज्यपाल के रूप में किसने शपथ ली, तो 25वें राज्यपाल को ही पूछ रहे हैं और ये बार बार मिजोरम के ही पूछ रहे हैं, तो क्वेश्चन भी रट चुका है। तो मिजोरम के 25वें राज्यपाल के रूप में शपथ लिए है, आई थिंक, नहीं आई थिंक क्या, इसमें तो वीके सिंह ही है, ये तो ये तो इन्होंने बहुत बार पूछ लिया। कितने रजिस्टर ना तो औजार हैं और ना ही तलवार है। चलिए भाई रजिस्टर, कितने रजिस्टर ना तो औजार हैं, तो औजार में भी हटा दो और तलवार में भी हटा दो, तो केवल 18 ऐसे हैं जो ना औजार हैं और ना ही तलवार है। ये भी कोई क्वेश्चन है, ठीक है, ये रजिस्टर है आयत, ये पूछ रहा है ना तो वो औजार हो, तो औजार से भी अलग होना चाहिए और तलवार से भी अलग होना चाहिए, तो केवल 18 है ना जो दोनों से अलग है। चलिए इंग्लिश में पॉज करके जल्दी से पढ़िए क्वेश्चन को, उसके बाद हिंदी में देखेंगे कलर चेंज करते हुए। एक व्यक्ति का व्यय उसकी आय का 70% है, उसकी आय में 12% की वृद्धि हुई, उसने अपने व्यय में इतने प्रतिशत की वृद्धि करी, उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। बेसिक सा क्वेश्चन, बेसिक से ही समझा देते हैं ना, इसको आप उस तरीके से भी कर सकते हो, एलिगेशन भी लगा सकते हो इसमें आप, ठीक है, एक बार मैंने पहले आपको समझाया भी है, बट चलो बहुत बेसिक से समझा देते हैं इसको, है ना, बेसिक से ही करते हैं। अगर उसकी इनकम 100 रुपये थी, ठीक है, इनकम 100 रुपये थी, तो उसका जो खर्चा है यानी एक्सपेंडिचर जो है वो 70 रुपये था, तो सेविंग कितनी हो जाएगी, 30 रुपये, ठीक है, 70% खर्च कर रहा था। अब इनकम जो है वो 12% बढ़ गई, तो वो 112 रुपये हो गए, तो उसने व्यय जो है 7.5% बढ़ा दिया, तो जो एक्सपेंडिचर है वो 7.5% बढ़ा दिया।
तो पॉइंट में आंसर आ जाएगा ना, मामला पॉइंट से बचते हैं तो सब में एक एक जीरो और बढ़ा देते हैं ताकि पॉइंट में ना आए आंसर अभी फिलहाल के लिए, है ना, कैलकुलेशन में। तो अब ये 700 हो गया, ये 1000 हो गया, सब में एक एक जीरो बढ़ा दी। तो 700 का 7.5% निकालना है। अब भी ये तो आएगा तो पॉइंट में, अब और जीरो नहीं बढ़ाएंगे, ठीक है, इसका ही निकाल देते हैं 700 का 7.5%। ठीक है, दो जीरो से दो जीरो खत्म, 7.5 को मल्टीप्लाई करना है 7 से। ठीक है, तो 7 पंजे 35, 7 सत्ते 49, 50 51 52, तो 52.5। इसने अपना एक्सपेंडिचर 52.5 बढ़ा दिया, तो ये 752.5 रुपये खर्च कर रहा है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो ये बचा कितने रुपए रहा है अब, अगर हम इनकी इसकी सेविंग देखें तो कितनी हो जाएगी, 1120 रुपये में से आप 752.5 रुपये घटा दो। ठीक है, तो 5, 10 में से 5 गया 5, 9 में से 2 गया 7। ठीक है, और 11 में से 5 गया 6, और 10 में से 7 गया 3। ठीक है, 68 70 7 5 12 10। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। 5, 11 में से 2 गया, एक सेकेंड, यहाँ तो 1120 है ना, हाँ, ये पॉइंट। 10 में से 5 गया 5, 9 में से 2 गया 7, और यहाँ 11 5 6 5 11। ठीक है, 10 7 2 9 1 10 12 10 1 11। ठीक है, 367 रुपये हो गई इसकी क्या, सेविंग। तो बोल रहे हैं उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, तो बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, तो ये 67.5 बढ़ गई कितने पे, 300 रुपये पे। और इंटू 100 कर देंगे परसेंटेज निकालने के लिए, तो जीरो से जीरो खत्म, 3 से काट दो इसको, 3 दूनी 6, दूसरे कलर से काट देते हैं, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15, तो 22.5। हालांकि ये थोड़ा सा लेंदी हो गया, और भी आसान आसान इसके मेथड्स हैं। ठीक है, पॉज करके जल्दी से पढ़िए, उसके बाद हिंदी में देखते हैं। गर्भावस्था परीक्षण में किस हार्मोन का प्रयोग किया जाता है, इसकी जानकारी हमें बिल्कुल भी नहीं थी, बट ये पहले भी मॉक में पूछा गया था, तो उस वक्त हमने इसको तो जरूर जाना। तो तो इसका जो हार्मोन था वो कौन सा था, HCG। गर्भावस्था परीक्षण में HCG हार्मोन का यूज कह रहा हूँ, हाँ, यूज किया जाता है परीक्षण में, ठीक है, टेस्ट करने में। चलिए, इंग्लिश में पॉज करके पढ़ी जल्दी से और फिर हिंदी में देखेंगे कलर बदलते हुए। सभी पड़ोसी दोस्त हैं, तो सारे जो पड़ोसी हैं ये क्या हैं, दोस्त हैं। ठीक है, कोई मित्र सहपाठी नहीं है, तो मित्र तो इसमें दे नहीं रखा, दोस्त कोई तो मित्र नहीं लिखा हुआ इसने। एक बार इंग्लिश में देख लेते हैं ना, इंग्लिश में देख लेते हैं, सेम दे रखा है इंग्लिश में तो। ऑल नेबर्स आर फ्रेंड, तो ये सारे नेबर्स जो हैं ये क्या है, फ्रेंड हैं। नो फ्रेंड इज क्लासमेट, तो ये फ्रेंड जो है वो क्लासमेट नहीं है। सम नेबर्स आर क्लासमेट, तो नेबर क्लासमेट है क्या, बिल्कुल भी नहीं है। नेबर और क्लासमेट का कनेक्शन है क्या, नहीं। जब क्लासमेट इसमें एफ के अंदर ही नहीं जा सकता तो एन तक कैसे जा पाएगा, नहीं जा सकता ना। नो क्लासमेट इज फ्रेंड, तो नो क्लासमेट इज फ्रेंड, नो क्लासमेट इज फ्रेंड, सही तो बात है, तो इसने सही बोला है, बट ये सेम तो नहीं है, देख लो आप, नो फ्रेंड इज क्लासमेट बोल रखा है, यहाँ पे क्लासमेट बोल रखा है। अगर ये सेम एज इट इज यहाँ पे इसने लिख दिया होता ना, नो फ्रेंड इज क्लासमेट, तो ये गलत हो जाता। ठीक है, रिपीटेशन गलत होता है, बट अब सही है इसने क्योंकि चेंज कर दिया। जब कोई फ्रेंड क्लासमेट नहीं है तो कोई क्लासमेट भी तो फ्रेंड नहीं होगा, तो सेकंड वाला सही है, ओनली सेकंड फॉलोज। ठीक है यार, ये ट्रिग्नोमेट्री इसको बाद में देखेंगे, है ना, ये मेरे को बोर कर देता है ट्रिग्नोमेट्री। पॉज करके जल्दी से पढ़िए इसको और फिर हिंदी में देखिए इसको। 7 व्यक्ति हैं, 7 व्यक्ति ABCD नहीं है, AQEF ऐसे करके हैं, और 7 मंजिला इमारत पर रहते हैं जिनकी संख्या नीचे से ऊपर तक 1 से 7वीं मंजिल के रूप में गिना जाता है। नीचे की मंजिल 1 मंजिल के रूप में, इसके ऊपर मंजिल 2, अच्छा ऐसे है, नीचे की 1 ऊपर 2 फिर 3 फिर 4 5 6 और ये 7, 7 मंजिलें हैं। ठीक है, और इसी तरह सबसे ऊपरी मंजिल 7। ठीक है, ए चौथी मंजिल पर रहता है, लो इसने तो बता ही दिया है कि ए चौथी मंजिल पे है। ठीक है, ए और एफ के बीच में 2 व्यक्ति रहते हैं, ए और एफ के बीच में 2 व्यक्ति रहते हैं, तो या तो एफ यहाँ बैठ सकता है, इनके बीच में 2 व्यक्ति हो जाए, या तो एफ यहाँ बैठ सकता है, ठीक है, 2 व्यक्ति हो जाए। ए और एफ के बीच में 2 व्यक्ति रहते हैं, एम ई के ठीक ऊपर रहता है, तो एम जो है वो ई के ठीक ऊपर रहता है। अब यहाँ से हम कन्फर्म नहीं है, यहाँ पे नहीं बिठा सकते, आगे बढ़ते हैं। एफ ऊपर की मंजिल पर नहीं रहता, तो एफ यहाँ पे नहीं रहता, तो ये तो गलत हो गया, एफ यहाँ पे रहता है, इतना पता चल गया हमें। ठीक है, ठीक है। क्यू दूसरी मंजिल पर रहता है, तो क्यू जो है वो यहाँ पे रहता है भाई। ठीक है, एल क्यू का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो एल इनके पास में नहीं है, इनके
यहाँ पे नहीं हो सकता, एल या तो यहाँ पे होगा, या यहाँ पे होगा, या यहाँ पे होगा, ठीक है। इन तीनों में से एक होगा। और ऊपर की मंजिल पे भी नहीं रहता, तो ये एल ऊपर भी नहीं हो सकता, ठीक है ना। एल ना तो क्यू का पड़ोसी है और ना ही सबसे ऊपर वाली मंजिल पे, तो इन दोनों मंजिल में से एक पे होना चाहिए एल को, ठीक है। सबसे ऊपरी मंजिल पर कौन रहता है ये बताना है, तो अभी जो हमसे छूट गया था वो देख लेते हैं। ए चौथी मंजिल पे बिठा दिया, ए और एफ के बीच में दो व्यक्ति हो गए। एफ एम ई के ठीक ऊपर है, तो एम जो है वो ई के ठीक ऊपर है, तो यहाँ पे तो आ नहीं सकता। एम ई के ठीक ऊपर है, तो एम जो है वो ई के ठीक ऊपर यहाँ पे आ जाएगा। एम जो है वो ई के ठीक ऊपर है, क्योंकि अगर ई यहाँ पे होता तो एम यहाँ पे हो जाता, तो एल की सीट गिर जाती, तो ऐसा नहीं हो सकता। तो एल यहाँ पे होगा, एम ई यहाँ पे होगा, एम यहाँ पे होगा। समझ पा रहे हो ना बात को। एम जो एल है वो सबसे ऊपर तो हो नहीं सकता था, इसलिए उसकी एक जगह छोड़नी पड़ी हमको नीचे। और इसने बोला था एम जो है वो ई के ठीक ऊपर है, तो सबसे ऊपरी मंजिल पर कौन रहता है भाई, एम रहता है, ठीक है। चलिए, उतना मतलब टफ नहीं था, इजी सा सवाल था, बस क्वेश्चन में क्या बोला ये देखना था आपको। चलिए, इसने क्या बोला ये दे रखा है, और एम एन पी का रेशियो क्या है ये बताना है। बच्चों वाला सवाल, बहुत बेसिक सा सवाल। सबसे पहले ऑप्शन में चेक कर लो एम और एन का रेशियो। देखो जिसके सामने जो होता है उसकी वैल्यू वही होती है, तो एम के सामने 8 है, एन के सामने 3 है, तो 8:3 एम और एन का रेशियो होगा। 8:3 कहाँ पे, 8:3 यहाँ पे है। एक ही ऑप्शन है, अगर आपको नहीं आता इस तरीके से तो आप क्या करिए, सिंपल एम एन पी लिखिए। हालांकि आप एम और एन का चेक करिए, अगर दो ऑप्शन में मैच कर जाते तो फिर एन और पी का चेक कर लेते, ठीक है। हालांकि देखो मैं आपको बता देते हैं कि यहाँ पे एम एन है, तो एम और एन का रेशियो क्या हो जाएगा, एम के सामने 8 है, ठीक है, ये रेशियो है। एम के सामने 8 है और एन के सामने 3 है, ठीक है। और एन और पी का क्या हो जाएगा, एन के सामने 24 है और पी के सामने 8 है, ठीक है। अब जिसके सामने जगह खाली है उसके बगल में उसको ही बिठा दो, जिसके बगल में जगह खाली है वही बिठा दिया मैंने, ठीक है। अब इसको काट दो भाई, 8 से काट दो, 8×3 = 24, और यहाँ से 8 से 8 कट गया, अब 3 से अगेन कट रहा है, 3×8 = 24, 3 से गया, 3 से गया, तो 8 3 1, 8 3 1, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना। इस तरीके से भी आप इसको कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लिश में पॉज करके जल्दी से पढ़िए, उसके बाद हम देखेंगे इसको हिंदी में। 5 व्यक्तियों ए ई ये सब हैं, प्रत्येक का वजन अलग अलग है, ई केवल आई से भारी है, तो आई जो है आई से भारी है केवल ई, नहीं, ई जो है वो केवल आई से भारी है, तो ई का वजन ज़्यादा होगा आई से, ठीक है। और केवल आई से भारी है और किसी से भारी ही नहीं है, यानी कि आई नीचे होगा। ए ई और वी से भारी है, ए जो है वो ई और वी से भारी है, ई से भी भारी है और वी से भी भारी है, कौन, ए। तो ए जो है वो इन दोनों से भारी है, ठीक है। लेकिन जे जितना भारी नहीं है, तो ए जो है वो जे जितना भारी नहीं है, तो जे ए से भी भारी है। उनमें से तीसरा सबसे भारी व्यक्ति कौन है, तो पांच हो गए ना, 1 2 3 4 5, तो 1 2 3, तो भाई वी है सबसे तीसरा भारी, तो ऑप्शन नंबर डी इज दी करेक्ट आंसर। चलिए, इंग्लिश में पॉज करके जल्दी से पढ़िए। वर्ष 2011 की जनगणना में प्राप्त अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी है। आई थिंक अब इससे बेसिक तो सवाल क्या ही होगा, ठीक है। 74.04%, अलग अलग भी आपको पता होना चाहिए कि मेल्स की कितनी है और फीमेल्स की कितनी है, ठीक है। चलिए, इंग्लिश में पॉज करके पढ़िए जल्दी से, हिंदी में देखेंगे क्या बोला इसने। दो शंकुओं की ऊंचाई ये दे रखी है, इस रेशियो में है, त्रिज्या इस रेशियो में है, उनके आयतन का अनुपात बताना है। तो दो शंकुओं की ऊंचाई का अनुपात दे रखा है, रेशियो, और त्रिज्या का रेशियो दे रखा है। आयतन का रेशियो बताना, आयतन आपको पता है क्या होता है, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r²h, ठीक है। रेशियो 1/3 पाई, ये दूसरे वाले का r²h, ठीक है। देखो 1/3 पाई से तो 1/3 पाई कट गया, तो पहले वाले का r कितना है, 1 है, तो 1² 1 हो जाएगा, और h कितना है पहले का, 2, ठीक है। रेशियो दूसरे वाले का r कितना है, 2 है, तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और h कितना है दूसरे वाले का, 1 है, तो ये हो गया 2/4, ये इंटू है, r²h है नहीं, तो 1/2, ऑप्शन नंबर सी इज दी करेक्ट आंसर, ठीक है जी। बेसिक सा क्वेश्चन है, कुछ ज़्यादा इसमें टफ तो था नहीं। पॉज करके इंग्लिश में जल्दी से पढ़िए, उसके बाद हिंदी में देखेंगे। निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवनाम पियदासी। ये जो देवनाम पियदासी है तो इम्पोर्टेंट भी है, और न जाने कितनी बार आया हुआ भी है, बेसिक सा क्वेश्चन है, ठीक है। तो जो अशोक था वो अपने शिलालेखों पे अपना जो नाम था वो किस नाम से दर्ज कराया उसने, देवों का प्रिय देवनाम पियदस्सी, ठीक है। चलिए, पॉज करिए जल्दी से, इंग्लिश में पढ़िए, फिर हिंदी में देखेंगे इसको।
यदि बिंदु ए और बी के निर्देशांक इतने इतने हैं तो ए बी की लंबाई कितनी है? इसका यार फॉर्मूला होता है कुछ। फॉर्मूला तो मुझे याद नहीं है, एक बार इसको ऐसे करके देखें क्या हो पाता है कि इस तरीके से। लेट्स सी, ट्राई करते हैं, टाइम बहुत है, हालांकि थोड़ा जल्दी करना था बट देखते हैं। -2 और 0, तो x -2 है, तो ये x होता है, तो -2 कहाँ पे? 1 2, तो ये -2 हो गया। और y कितना हो गया? 0, तो यहाँ पे हो गया ये वाला पहला पॉइंट। ठीक है, पहला पॉइंट यहाँ पे हो गया। ठीक है, दूसरे में x कितना है? 2, तो 1 2, तो ये 2 हो गया। और y कितना है? 3, तो 1 2 और 3, तो ये हो गया यहाँ पे। ठीक है, इसका ये निकालनी है आपको, ये वाली रेखा की लंबाई बतानी है कितनी होगी। तो अगर हम इसको यूनिट में देखने की कोशिश करें, हालांकि भाई देखो फॉर्मूला होता है वो मुझे याद नहीं है। तो देखो 2 यहाँ पे हो गया, 2 यहाँ पे हो गया, तो नीचे हो गया 4। और यहाँ पे कितना है? 1 2 3, तो ये 3 यूनिट है। ठीक है, तो अगर मैं इसमें ये लगा दूं पाइथागोरस थ्योरम, तो 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा? 25। तो इस हिसाब से तो ये 5 आना चाहिए अगर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं इसमें। अब ये पता नहीं किस तरीके से सही आंसर आएगा या नहीं आएगा, इसको देख लेंगे जब इसका एनालिसिस आएगा ना, तब इसको देख लेंगे। ठीक है जी, इस हिसाब से तो यही होना चाहिए जब अगर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं और इनको यूनिट्स मान लेते हैं ना, इनका जो ये डिस्टेंस है, इनकी जो लेंथ है, इसको यूनिट में मान लिया हमने, है ना। यहाँ से यहाँ तक 2 यूनिट था, यहाँ से यहाँ तक भी 2 यूनिट है, तो ये टोटल 4 यूनिट हो गया बेस इसका। और यहाँ से यहाँ तक वाई जो था वो 3 था, तो इसका जो परपेंडिकुलर है वो 3 हो गया। तो कर्ण का वर्ग बराबर हो गया लंब का वर्ग जमा आधार का वर्ग। अगर इस तरीके से आता है आंसर तो ठीक होना चाहिए। बाकी लेट्स सी, अब इसको इंग्लिश में क्या देखना है भाई, यहाँ पे क्या आएगा ये बताना है। ठीक है, तो ऑप्शंस में देखें, पहली बात तो ऐसे आएगा, ये लाइन्स आएंगी 2। उसके बाद इसका जो है ना, ये वाला जो सेकंड में यहाँ दे रखा है ना, इसका इसका मिरर इमेज बनना चाहिए यहाँ पे सेम। ठीक है, तो देखें इससे कंपेयर करके पहले वाले ऑप्शन में इसका कंपैरिजन करें तो नहीं, ये वाली चीज़ यहाँ पे नहीं है, ये चीज़ यहाँ पे नहीं है, तो ये गलत हो गया। दूसरा वाला ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये टच नहीं हो रहा है यहाँ से, ये तो ये भी गलत है। ये तो उल्टा ही दे रखा है, सामने बनेगा तो एक ही ऑप्शन बचा, मिरर इमेज ये बनेगी ना। तो ऑप्शन नंबर 4 इज़ दी करेक्ट आंसर। ये तो बहुत बेसिक सवाल है, ये आप सभी को समझाने की ज़रूरत भी नहीं, इतना तो आप कर ही लोगे सारे। क्या बोला इसने? 7 बहनें हैं, ये सब उत्तर की तरफ मुंह करके एक पंक्ति में खड़ी हैं। ठीक है, ललिता रीता के ठीक दाएं खड़ी है, तो ललिता जो वो रीता के ठीक दाएं पे खड़ी है ललिता। ठीक है, जो गीता के दाईं ओर से चौथे स्थान पे खड़ी है। अब देखो जो बोला है इसने, तो यहाँ पे जो होता है ना, अगर यहाँ बोले जो की या जो, तो वो सेकंड पर्सन के बारे में बोलता है। तो पहला पर्सन है ललिता और सेकंड पर्सन है रीता। तो जो होता है वो सेकंड पर्सन के बारे में इंडिकेट करता है। तो रीता गीता के दाईं ओर चौथे स्थान पर खड़ी है। रीता जो है वो गीता के दाईं ओर चौथे स्थान पे खड़ी है। रीता गीता के दाईं ओर चौथे स्थान पे, तो 1 2 3, किसके? गीता के दाईं ओर से चौथे स्थान पे आ गई रीता। ठीक है ना, 1 2 3 4, ये चौथे स्थान पे आ गई। ठीक है, आगे क्या बोला इसने, समझ पाए ना बात को आप? रीता ना, रीता के ठीक दाएं खड़ी है, रीता जो है वो गीता के दाईं ओर से चौथे स्थान पे है। ठीक है, बबीता और दीक्षिता के ठीक बीच में केवल सुनीता खड़ी है। टोटल कितने? 7 बहनें हैं, तो 1 2 3 4 5 6 हो गए। या तो एक यहाँ पे होगा या तो एक यहाँ पे होगा। ठीक है, बोला गया इसने कि बबीता और दीक्षिता के बीच में केवल सुनीता खड़ी है, तो बबीता और दीक्षिता के बीच में केवल सुनीता है। तो 3 लगातार स्पेस तो यहाँ पे खाली है ना, तो यहीं पे ही हो सकती है, या तो बबीता यहाँ होगी दीक्षिता यहाँ होगी, है ना, या तो दीक्षिता यहाँ होगी बबीता यहाँ होगी। लेकिन इतना इतना तय है कि इनके बीच में जो है वो सुनीता ही है, इनके बीच में सुनीता ही है। ठीक है, दीक्षिता मध्य स्थान पर खड़ी है, तो दीक्षिता या तो यहाँ हो सकती है या तो यहाँ हो सकती है। तो अगर 7 में से मध्य स्थान देखे तो वो चौथा होगा। तो 1 2 3 4, ये चौथा स्थान यहाँ से है, तो लास्ट में यहाँ पे एक जगह होगी खाली, है ना, बीच में है ना ये। अगर यहाँ पे होती तो 4 नहीं हो सकता ना, हाँ एक ही जगह खाली है ना। देखो अगर दीक्षिता को हम यहाँ बैठाते तो वो बीच में कैसे आ जाती, इधर और 3 4 बैठाने पड़ते, लेकिन एक की जगह खाली है बस। तो दीक्षिता जो है वो यहाँ बैठेंगी, तो यहाँ पे कौन आ जाएंगी? बबीता जी आ जाएंगी। पूछा गया इसने सबसे दाएं, यानी कि यहाँ पे कौन खड़ा है ये बताना है। जो अभी तक नहीं बैठा है वो यहाँ पे बैठेगा। ठीक है, तो गीता जी बैठ गई, ललिता जी बैठ गई हैं, अनीता जी नहीं बैठी हैं, तो अनीता यहाँ पे बैठेंगी, गीता बैठ गई, सुनीता बैठ गई, तो ऑप्शन नंबर 20 दी करेक्ट आंसर। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
इंग्लिश में पॉज करके जल्दी से पढ़िए इसको, उसके बाद हिंदी में देखेंगे इसको। क्या बोला इसने? शब्द जस्टिस, जस्टिस में प्रत्येक अक्षर को वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, किया गया है। प्रत्येक अक्षर को वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया गया है। तो जस्टिस के प्रत्येक अक्षर को पहले वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित करना है, ठीक है। इस प्रकार बने नए अक्षर समूह में बाएं से दूसरे अक्षर और दाएं से चौथे अक्षर के बीच अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला में कितने अक्षर आते हैं? भी कोई क्वेश्चन है क्या? इसको जस्ट इसको अरेंज कर दो भाई जल्दी से। ABCCDEFGHI JKLMNJ, जे भी रह गया ना, JKLMNOPQRSTU, ये ना 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 है ना इसमें भी, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये अरेंज कर दिया हमने। पूछा गया इसने अक्षर के बाएं से दूसरे स्थान पर, बाएं से दूसरे स्थान पे आई आ गया, और दाएं से चौथा, तो 1 2 3 4 चौथा के बीच अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला में कितने अक्षर आते हैं? तो आई और जे के बीच में कितने आते हैं? आई और जे के बीच में तो एक भी नहीं आता। ये कैसे हो गया? इसको व्यवस्थित कर दिया, CDEFGHIJKLMNOPQRSTU, ठीक है। अक्षर समूह में बाएं से दूसरे, तो अरे यार बाएं से दूसरा तो ई है ना, तो मैंने ये आई क्यों लगा दिया? बाएं से दूसरे और दाएं से चौथे, तो दाएं से चौथा क्या है? 1 2 3 4 जे। तो ई और जे के बीच में बताना है, तो ई और जे के बीच में कितने आएंगे? FGHI, ये आएंगे 4 इसके बीच में, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितने अक्षर बीच में आएंगे ये पूछा है। चलिए जल्दी से आगे बढ़ते हैं। इंग्लिश में पॉज करके पढ़िए जल्दी से, उसके बाद हिंदी में देखेंगे। निम्नलिखित में से किस रसायन के कारण पटाखा फूटने से चमत्कार कह रहा हूँ, चमकदार लाल रंग दिखाई देता है? अगेन ये पहले उसमें पूछा गया है, PYQ में पूछा गया है, और मॉक में भी आया था ये। तो पटाखा फूटने के बाद जो चमकदार लाल रंग दिखाई देता है वो दिखाई देता है स्ट्रॉन्शियम के वजह से, ठीक है, स्ट्रॉन्शियम। ये पहले ही मॉक में आया था, आई थिंक उस वक्त हमने छोड़ा था इसको शायद। निम्नलिखित में से किसने आत्मकथा इन द आफ्टरनून ऑफ टाइम एंड बायोटेक एंड ऑटोबायोग्राफी, पहले भी मॉक में आया हुआ है और ये मैंने पहले भी बताया था, इम्पोर्टेंट। हरिवंश राय बच्चन जी बहुत बेहतरीन जो पोएट हैं ये, जो लिखते थे। आपने इनकी एक, उस वक्त भी शायद मैंने आपको ये कोट किया था कि इनकी एक वो है पोयम, क्या नाम है उसका, मधुशाला, है ना। तो बहुत बेहतरीन है वो, अगर नहीं पढ़ी तो पढ़ना भाई, बहुत बेहतरीन काव्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लिश में पढ़ लो भाई इसको जल्दी से पॉज करके, उसके बाद हिंदी में देखेंगे इसको। क्या बोला इसने कि एक ट्रेन 63 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती हुई एक रेलवे स्टेशन में प्रवेश करती है, 20 सेकंड में प्लेटफॉर्म को पार कर जाती है। यदि ट्रेन की लंबाई इतनी है तो प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या है, ये बताना है। आई थिंक आज इसने बहुत इजी इजी क्वेश्चंस पूछ रखे हैं मॉक में, शायद आपको कॉन्फिडेंस अप करने के लिए, क्योंकि सारे मोस्टली ज़्यादा रिपीटेड हैं और इजी क्वेश्चंस भी हैं। मैथ्स के भी मोस्टली इजी क्वेश्चंस हैं। तो 63 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है रेलगाड़ी और स्टेशन में प्रवेश करके 20 सेकंड में प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर देती है। तो भाई किसी प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने में रेलगाड़ी कितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है? अपनी लेंथ के बराबर प्लस प्लेटफॉर्म की लेंथ के बराबर, दोनों के बराबर वो डिस्टेंस को कवर करती है। तो उसकी लंबाई कितनी है? 100। प्लेटफॉर्म की लंबाई पूछ रहा, हमने माना P है, ठीक है। इतना डिस्टेंस वो ट्रेवल करेगी, ठीक है। और टाइम बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। टाइम दे रखा 20 सेकंड, अपॉन में स्पीड लिखनी है। स्पीड कितनी है इसकी? 63। और यहाँ मीटर दे रखा है, यहाँ सेकंड दे रखा है, तो 63 को मीटर पर सेकंड में बदल लो। तो यहाँ से 5/18 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो 9 दूनी 18, 9 7 63, तो 7 5 35/2 आ गया। ये 35/2 यहाँ पे डिवाइड में, यहाँ पे जाके इंटू में हो जाएगा 35/2, 2 से 1 आटा 10 बार, तो ये आ गया 350। 100 प्लस P बराबर 350, तो P की वैल्यू कितनी आ गई? 250। तो प्लेटफॉर्म जो है वो 250 मीटर लंबा था, ठीक है जी। चलिए बेसिक सा सवाल, पॉज करके जल्दी से पढ़िए, उसके बाद हिंदी में देखेंगे इसको। एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 5 वर्षों में दोगुना हो जाती है, उसी ब्याज पर वह 8 गुनी कब होगी? 2 गुनी 5 वर्ष में, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 5 या 15, ऑप्शन नंबर 20 दी करेक्ट आंसर। देखिए आपको ये पता होगा, बेसिक सब पहले भी मैं आपको बहुत बार समझा चुका हूँ। जब CI पर दुगुनी तिगुनी ऐसे बोले ना, तो बोलता है 2 इंटू कितने साल में हो गई? 5 साल में। अब 8 गुनी,
तो 8 गुनी जो है ना वो 2 की कितनी पावर होगी ये आपको देखना है। तो 8 होती है 2 की 3, 2 की पावर 3 होती है ना 8। तो इस टाइम को इतना ही मल्टीप्लाई कर देना है आपको बस। 5 दिया 15। समझ पाए बात को? उसने कहा 2 × 5 साल में हो जाएगी। 8 गुना कब होगी? तो 8 गुना मतलब 2 की पावर 3 है ना। 2 × बोला है और 2 की पावर 3 पूछा है। तो पावर 3 होने के लिए टाइम × 3 लगेगा। तो टाइम × 3 गिरा 5। ठीक है, अगर मान लो कल 16 बोलता तो 16 होता है 2 की पावर 4। तो टाइम हो जाता है ×4, 5 × 20। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कितने स्क्वायर से इसमें स्क्वायर बताने भाई, ये सब काम क्यों करवाते हैं। चलिए स्क्वायर गिनते भी देखो, ऐसे अगर मैं इसको बांट दूं 2 स्क्वायर्स में तो इसमें कितने इसमें कितने, ऐसे में मतलब इसमें निकाल लेता हूँ पहले, फिर उसका डबल कर दूंगा तो दोनों में हो जाएंगे। तो 1 2 3 4 और एक ये पूरा 5, 6 7 8 9, एक ये पूरा 10, 10 हो गए। और कहीं नहीं 10 इसमें, 10 इसमें, 20 हो गए। ठीक है, और एक ही भी बन रहा है ये कॉमन इनमें ये। तो 20 और एक 21 हो गए ना। और तो कहीं कुछ नहीं दिख रहा, तो भाई 21 ही होने चाहिए, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, हो सकता है गलत हो जाए, गलत हो जाएगा तो देख लेंगे, बट इतना टाइम इसमें खर्च नहीं करेंगे। ठीक है, और मैं तो कहूँगा कि इन सवालों को मार्क फॉर रिव्यू कर दिया करिए एंड में, ताकि टाइम बचे तो आराम से इसको टाइम दे सको आप। ठीक है, जो फिगर काउंटिंग वगैरह होते हैं। ये भाई इससे इसका गैप कितना हो गया 4, इससे इसका गैप कितना हो गया 9। तो 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, इसमें भी स्क्वायर प्लस है कि एक बार देख लें। तो कितना है 1 3 36 प्लस कर रहा है इसमें, तो ये 6 का स्क्वायर है। तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर, बिल्कुल सही। तो 2 3 4 5 6 स्क्वायर्स का प्लस कर रखा है इसने। तो यहाँ पे 2 का हो गया, 3 का हो गया, 4 का स्क्वायर प्लस होगा 16। तो 86 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इंग्लिश में पॉज करके जल्दी से पढ़िए, उसके बाद हम देखेंगे इसको हिंदी में। निम्नलिखित में से कौन एक हड़प्पा शहर नहीं था? तो हड़प्पा शहर नहीं था मेहरगढ़। ये पहले भी मॉक में पूछा जा चुका है, आपको पता है मेहरगढ़ जो है वो कौन सा है, नवपाषाण जो स्थल है वो है। ये सेम ही क्वेश्चन बिल्कुल सेम ही क्वेश्चन और सेम ही ऑप्शन, काफी बार ये PYQ का क्वेश्चन है। ठीक है, हालांकि इन्होंने बार बार मॉक में पूछा हुआ है। तो ये नवपाषाण स्थल है एक। ठीक है, चलिए पॉज करके पढ़िए जल्दी से, फिर हिंदी में देखेंगे इसको। क्या बोला इसने, एक छेद टंकी को 8 घंटे में खाली कर देता है। तो भाई एक ए पाइप है जो कि 8 घंटे में इसको खाली कर सकता है। यदि एक नल जो टंकी में पानी भरता है खुला हो तो छेद टंकी को 12 घंटे में खाली करता है। तो इसके साथ ए के साथ एक नल और जुड़ गया बी, ये पानी भरने वाला है। तो अगर ये इसके साथ जुड़ जाता है तब इसको 12 घंटे लगते हैं खाली करने में। ठीक है, माइनस का साइन मतलब खाली कर रहा है। टंकी को भरने में नल के द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। यदि छेद बंद हो तो भरने वाला जो नल है वो कितनी देर में भर देगा इसको, अगर छेद बंद होगा तो। ठीक है, यानी कि खाली करने वाला बंद हो। तो पहले इसका एलसीएम लेते हैं, तो 12 दूनी 24। तो 12 दूनी 24 -2 खाली करेगा ये 8 × 3 = 24 -3 खाली करेगा। ए अकेला -3 खाली कर देता है। तो ए अकेला -3 खाली कर देता है, दोनों मिलके -2 करते हैं। तो यानी कि जब बी है वो +1 कर रहा होगा, तभी तो दोनों मिलके -2 कर पाएंगे। -3 + 1 -2 होगा ना, बिल्कुल सही। तो ए जो है वो 1 घंटे में 1 यूनिट भर देता है। और टोटल काम कितना है 24। तो ये पूछा ना कितने समय में भर देगा, छेद बंद है तो यानी कि खाली नहीं हो रही है टंकी। तो 24 यूनिट काम है और 1 घंटे में 1 यूनिट करता है, तो 24 घंटे में 24 यूनिट काम कंप्लीट कर देगा। ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर। पॉज करके जल्दी से पढ़िए, उसके बाद हम देखेंगे हिंदी में। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के विचार को डैश के संविधान से लिया गया है। तो भाई मौलिक अधिकार कहाँ से लिए हमने, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका USA से लिए। ठीक है, पॉज करिए जल्दी से, उसके बाद देखिए हिंदी में। संख्या ये 11 से पूर्णतः विभाज्य है, तो x का मान बताना है। 11 का डिविजिबिलिटी रूल आपको पता है क्या कहता है, एक छोड़ के एक को प्लस करना है। ठीक है, तो 4 और 1 5, 5 और x 5 + x। ठीक है, 1 और 4 5, 5 + x। ठीक है, 4 और 4 8। तो एक छोड़ के एक को प्लस करते हैं, इनका डिफरेंस, इनका सम जो है वो 8 है, इनका 5 + x है। तो इनका जो डिफरेंस है या तो 0 होना चाहिए या फिर 11 का मल्टीपल होना चाहिए। तो 0 हम इसको बना सकते हैं ना, अगर हम x को 3 रख दें तो 5 और 3 8 हो जाएगा, 8 में से 8 गया 0, तो x की वैल्यू 3 होनी चाहिए। तो ये 11 से कट जाएगा, सिंपल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉज करके इंग्लिश में पढ़ी जल्दी से, उसके बाद हिंदी में पढ़ेंगे इसको। एलसीएम बताना है इनका, इनका एलसीएम बताना है आपको। तो जब फ्रैक्शन का एलसीएम निकालना होता है, तो फ्रैक्शन का एलसीएम और एचसीएफ निकालना होता है, तो करते क्या है, अगर एलसीएम पूछा है
तो ऊपर वाले नंबर्स का एलसीएम निकाल दो। अगर एचसीएफ पूछा है तो ऊपर वाले नंबर का एचसीएफ निकाल दो, बाकी उल्टा निकाल दो नीचे वाले का, ठीक है। एलसीएम पूछा है तो ऊपर वालों का एलसीएम, नीचे वालों का एचसीएफ। अगर एचसीएफ पूछा है तो ऊपर वालों का एचसीएफ, नीचे वालों का एलसीएम, ठीक है। इसने एलसीएम पूछा है तो ऊपर वालों का एलसीएम निकाल दो, 4, 2 और 5 का एलसीएम निकाल दो। तो 4 और 2 और 5 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 5 चौका 20, तो एलसीएम हो गया 20। अपॉन में एचसीएफ निकालना है, तो एचसीएफ 5, 3 और 7 का क्या हो जाएगा, 5, 3 और 7 में कुछ भी कॉमन नहीं है तो एक हो जाएगा एचसीएफ। तो 20/1 यानी कि 20, ऑप्शन नंबर 20 दी करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लिश में पॉज करके जल्दी से पढ़िए इसको, फिर हम देखेंगे इसको हिंदी में। क्या बोला इसने, यदि शब्द कंक्लूजन में सभी व्यंजनों को वर्णमाला में अगले अक्षर से बदल दिया जाए और सभी स्वरों को पिछले अक्षर से बदल दिया जाए, फिर उन्हें वर्णानुक्रम में पुनर्व्यवस्थित किया जाए, तो दाएं से सातवां अक्षर कौन सा होगा। सभी व्यंजनों को वर्णमाला के अगले अक्षर से बदलना है और स्वरों को पिछले अक्षर से बदलना है, फिर इनको व्यवस्थित भी करना है। तो दाएं से सातवां अक्षर कौन सा होगा ये बताना है। ये थोड़ा सा टाइम लेगा भाई, ये क्वेश्चन तो लिखना पड़ेगा आपको, CONCLUSIO और ये N, ठीक है। हमें करना क्या, व्यंजन को यानी कि जो कॉन्सोनेंट्स हैं उनको अगले अक्षर से बदलना है। तो पहले कॉन्सोनेंट्स को बदल देते हैं, ठीक है। तो सी के बाद डी आता है, ओ नहीं, एन को हम किससे बदल देंगे, एन ओ हो जाएगा, सी से डी हो जाएगा, एल से एम हो जाएगा, यू नहीं, यू तो भाई वॉवेल है, तो एस से टी हो जाएगा, आई वॉवेल है, ये भी वॉवेल है, एन से क्या हो जाएगा, ओ, ठीक है ना। तो सारे वॉवेल्स को हमने क्या कर दिया, अगले अक्षर से बदल दिया। और वॉवेल को नहीं, कॉन्सोनेंट्स को, है ना, व्यंजन को। सभी स्वरों को पिछले अक्षर से, तो ये जितने भी वॉवेल्स हैं इनको पिछले अक्षर से, तो MNO एन हो जाएगा यहाँ पे, TU टी हो जाएगा यहाँ पे, GHI H हो जाएगा यहाँ पे, MNO यहाँ पे हो गया, ठीक है। अब इनको अक्षरों को जो है वो व्यवस्थित करना है और सातवां, दाएं से सातवां बताना है, ठीक है। तो भाई व्यवस्थित कर ही देते हैं, टाइम क्यों खराब करना। ABCDEFGHIJ, डी आएगा पहले फिर डी आएगा, तो डी और डी हो गया, डी और डी हो गया, ठीक है। CDEFGHIH हो गया, यहाँ पे ये एच हो गया, ठीक है। ये डी हो गया, ये डी हो गया, एच हो गया, HIJKLMN, तो एम हो गया यहाँ पे, ये एम के बाद एन है 2 बार, ये एन और ये एन के बाद ओ भी 2 बार है, तो NO और ओ, NOPQRST, तो भाई टी 2 बार आ गया, ठीक है, ठीक है ना, ठीक है। पूछा गया इसने अब दाएं से सातवां, तो यहाँ से सातवां, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो सातवां कौन हो गया, एम, ठीक है ना, सब कुछ ठीक है ना, ठीक ही होगा यार, अब टाइम इतना खर्च नहीं कर सकते। चलिए आगे बढ़ते हैं, पॉज करिए, जल्दी से इंग्लिश में पढ़िए इस क्वेश्चन को, उसके बाद हम देखेंगे इसको हिंदी में। क्या बोला इसने, विषम संख्या को चुनना है, यानी कि ऑड वन आउट छांटना है इसमें से। 4 को 70 से कैसे लिंक करें, 3 को 30 से, 7 की क्यूब में प्लस 7 कर रखा है, 343 में +7 कर रखा है, ये तो दिख रहा है आपको। 6 की क्यूब 216 में +6 कर रखा है, जितने की क्यूब है मतलब जो संख्या दे रखी है उसके क्यूब करके उसको भी प्लस कर दिया, ठीक है। 3 × 3 = 9 = 27 +3 कर दिया, ठीक है। 4 × 16 = 64 में 4 प्लस करेंगे तो 68 आना चाहिए था, यही ऑड वन है, ठीक है। इसने क्या किया, उस नंबर का क्यूब करके वही नंबर उसमें ऐड कर दिया है, इस हिसाब से पहला वाला सही नहीं बैठता। चलिए पॉज करके इंग्लिश में पढ़ लो जल्दी से इसको, फिर हिंदी में देखो इसको। केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024-25 में कर प्राप्तियों की अनुमानित राशि क्या है। जो टैक्स रिसीट्स हैं उनकी बात ये कर रहा है, और ये पहले भी मौके पे पूछा जा चुका है, बट इसका नंबर मैंने याद नहीं किया था एग्जैक्टली तो भाई ये छोड़ना पड़ेगा, अब इसको रट्टा मार लेंगे इस बार, ठीक है ताकि अगर एग्जाम में भी आ जाए तो छूटे ना। चलिए, गरीबी रेखा पर नए सिरे से विचार करने के लिए भारत सरकार द्वारा तेंदुलकर समिति की नियुक्ति किस वर्ष की गई थी। तेंदुलकर समिति किससे रिलेटेड है, गरीबी रेखा से रिलेटेड है, ये भी याद रखना है, और किस वर्ष नियुक्त की गई थी, 2005 में, ठीक है। PYQ क्वेश्चन है और बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है जी। चलिए, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने अपनी किस पुस्तक में ग्रामीण अर्थव्यवस्था की आत्मनिर्भरता को महत्वपूर्ण बताया था। किस पुस्तक में ग्रामीण अर्थव्यवस्था, तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था के बारे में किस पुस्तक में बताया है, स्वराज में ही बताया होगा आई थिंक, है ना।
अपने स्वराज में बताया होगा, मेरे हिसाब से फेमस भी है काफ़ी इनकी। हरिजन तो शायद उनकी जो दलितों वगैरह से रिलेटेड होगी शायद, क्योंकि हरिजन उनको बोला था ना इन्होंने, जो दलित वर्ग था। चलिए इंग्लिश में पढ़िए जल्दी से इसको पॉज करके, फिर हिंदी में देखेंगे इसको। एक विक्रेता 25,000 रुपये में कुछ वस्तुएं खरीदी। विक्रेता ने उनमें से कुछ को 10% लाभ पर बेचा, कुछ को और शेष को 8% लाभ पर बेचा। तो 2250 रुपये का कुल लाभ प्राप्त हुआ। तो व्यक्तिगत लाभ ज्ञात कीजिए। 2500 वस्तुएं खरीदी, कुछ को 10% के लाभ पर, कुछ को 8% के लाभ पे बेचा, और टोटल लाभ कितना हुआ ये? तो ओवरऑल लाभ निकालने कितने का हुआ? तो भाई 225 जीरो इतना लाभ हुआ उसे, टोटल कितने रुपए पे? 25,000 रुपये पे, ठीक है। तो इन 200 करेंगे तो परसेंट निकल जाएगा, 20 से 20, 10 से 10, 25 निम्मा 225। तो भाई इतना मेरे को पता चल गया कि ओवरऑल जो प्रॉफिट हुआ वो 9% का हुआ। और किसी एक, जो दो भागों में बांटा था, पहले वाले भाग पे 10% का प्रॉफिट हुआ, दूसरे वाले भाग पे 8% का प्रॉफिट हुआ, ठीक है। एलिगेशन लगा रहा हूँ मैं इसमें, ठीक है। पहले वाले पार्ट पे 10% का प्रॉफिट, दूसरे वाले पार्ट पे 8% का प्रॉफिट, ठीक है। तो भाई इनका निकालने डिफरेंस कितना आ गया? एक, 10% हो गया, 9 में से 8 गया, एक। तो जो भाई वस्तुएं थी ना, 10% पे जो बेची और 8% जो पे जो बेची थी, उनका रेशियो था 1:1। ठीक है, जितनी वस्तुएं मैंने 8%, 10% पे बेची, उतनी वस्तुएं मैंने 8% पे भी बेची। तो कुल 25,000 रुपये का सामान था, तो मैंने आधी, 25,000 का आधा कितना हो गया? 12,500। 12,500 रुपये की वस्तु जो है वो 10% के प्रॉफिट पे बेची, और 12,500 रुपये की वस्तुएं 8% के प्रॉफिट पे बेची, ठीक है। पूछा गया व्यक्तिगत लाभ। तो 12,500, 12,500 का पहले निकाल लो 10%, तो वो कितना हो जाएगा? 1250। तो ये ऑप्शन खत्म, ये ऑप्शन खत्म, ठीक है। एक तो 1250 रुपये का लाभ हो गया, और दूसरा 8% निकालना है इसका, तो 8/100। तो 20 से 20 खत्म, 25 × 8 = 200, 100 × 8 = 800, 800 और 200 1000। तो पहला वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अलग अलग मैंने निकाल दिया इसको। एक पे 1250 का लाभ, 10%, और 8% कितना हो गया? 1000 रुपये, ठीक है जी। चलिए इंग्लिश में पॉज करिए इसको जल्दी से, उसके बाद हिंदी में देखेंगे। एक वृत्त में उत्कीर्ण एक वर्ग का क्षेत्रफल, वृत्त है एक, वृत्त के अंदर एक वर्ग बनाया गया है, यानी कि इसकी चारों भुजाएं जो है वो बराबर है, ठीक है, वर्ग है, स्क्वायर है। इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका विकर्ण कितना है? 16। तो आपको पता है डायगोनल क्या होता है? वर्ग का डायगोनल होता है √2a। क्या लिख दिया? a√2 या √2a, कुछ भी कह सकते हो आप इसको, ठीक है। ये होता है डायगोनल, और ये कितना दे रखा है? 16 दे रखा है। तो a की वैल्यू कितनी हो गई? 16/√2। और मैं इसका परिमेयकरण करता हूँ, तो ये अंश का परिमेयकरण, हर का सॉरी, किया, तो ये √2 से मल्टीप्लाई किया ऊपर नीचे, तो ये कितना हो जाएगा? √2 × √2, ये 2 हो गया नीचे, तो इससे कटा तो 8 हो गया ये, ठीक है। तो ए इसकी आ गई 8√2, ठीक है। क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो इसका स्क्वायर होता है क्षेत्रफल। तो 8×8 = 64, 64×2 = 128। ऑप्शन नंबर डी इज दी करेक्ट आंसर। आपको सभी के जो विकर्ण है ना ये याद रखने हैं। जैसे स्क्वायर का क्या होता है? √2a, और आयत का क्या होता है? रूट के अंदर a² + b²। ये सब आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए इंग्लिश में पढ़िए जल्दी से पॉज करके, उसके बाद हिंदी में देखेंगे इसको। ऋषु अपने घर से 5 किलोमीटर पश्चिम में गया। तो आपको पता है सीधे हाथ की तरफ ईस्ट होता है, उल्टे हाथ की तरफ वेस्ट, ऊपर की तरफ नॉर्थ, नीचे की तरफ साउथ। तो ये खड़ा है और 5 किलोमीटर पश्चिम में, तो इधर गया ये 5 किलोमीटर पश्चिम में, ठीक है। यहाँ से वह बाईं ओर मुड़ा और 4 किलोमीटर की दूर, तो बाईं ओर इधर लेफ्ट की साइड मिला, मुड़ा सॉरी, और 4 किलोमीटर चल गया ये। फिर वहां से बाएं बाएं मुड़ता है, तो वहां से फिर दाएं इधर, बाएं इधर मुड़ता है, और 5 किलोमीटर चलता है। तो 5 इसके सामने आ जाएगा जस्ट, ये भी 5 है, ये भी 5 हो जाएगा। 5 किलोमीटर की दूरी तय करता है, अंत में वह दाईं ओर मुड़ता है और 3 किलोमीटर यात्रा कर लेता है भाई। तो दाईं ओर मुड़ा यहाँ से, और ये 3 किलोमीटर इसने यात्रा कर ली और रुक गया, सॉरी रुक गई। तो भाई रीशु लड़की है, ठीक है। वह जिस स्थान पर रुकी थी उसके घर के बीच न्यूनतम दूरी कितनी है? जहाँ पे रुकी और उसके घर के बीच न्यूनतम दूरी कितनी है? ये क्या है? इतने 4 है ये जो ये इसका डिस्टेंस कितना है? यहाँ से यहाँ तक 4 है, और ये 3 है। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? 7। ऑप्शन नंबर 1 इज दी करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इंग्लिश में पॉज करके जल्दी से पढ़िए, उसके बाद हिंदी में देखेंगे। क्या बोला अभी इसने? कलर बदल देते हैं। कुल आबादी इतनी है, कितने व्यक्तियों की पसंद उनके पसंदीदा खाने के रूप नूडल और पिज्ज़ा है? व्यक्तियों के पसंदीदा खाने के लिए है ये आलेख, और कुल आबादी इतनी है, ये परसेंटेज में दिया गया है। तो इसने पूछा कितने व्यक्तियों की पसंद जो रूप है वो
नूडल और पिज्ज़ा है, तो नूडल नूडल कितना 32% और पिज़्ज़ा 13%। तो टोटल का 30, 40 और 5, 45। 45% लोग जो हैं वो इन दोनों को पसंद करते हैं। तो भाई इसका 45% निकालना है, तो भाई 10% निकाल लो पहले। 10% कितना हो गया? 3600। 10% हो गया, इंटू 4 करूंगा तो 40% आ जाएगा। ठीक है, तो 0, 0, 4 6 24, 4 3 12 13 14, ये 40% आ गया। 5% यानी 10% का आधा यानी 1800। तो 0, 0, 8 4 12, 4 5 और 1 6, 16, 200। ऑप्शन नंबर बी यहाँ से दिख रहा है। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पॉज करके जल्दी से इंग्लिश में पढ़िए, उसके बाद हिंदी में देखेंगे। पहली 10 संख्याओं का औसत 5 है, अगली 10 संख्याओं का औसत 15 है। सभी 20 संख्याओं का औसत कितना होगा? पहली 10 संख्याओं का एवरेज 5 है, अगली 10 संख्याओं का एवरेज 15 है। ठीक है, तो सभी का कितना हो जाएगा भाई? इनका टोटल सम कितना हो गया? 50 है ना। 10 संख्याएं हैं, एवरेज 5 है, तो इनका सम कितना हो जाएगा? 50। और इनका सम कितना हो जाएगा? 150। तो सभी 20 संख्याओं का सम कितना हो गया? 200 हो गया। संख्याएं कितने? 20 हैं, तो एवरेज कितना हो गया? 2 धाम 20, तो 10 हो गया एवरेज। एवरेज वही तो होता है टोटल सम, है ना, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन में नंबर ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। ठीक है, 20 संख्याएं हैं जिनमें सभी का सम कितना है? 200 है, तो 200/20 कितना हो गया? एवरेज 10 हो गया। ठीक है, चलिए इंग्लिश में देखिए इसको जल्दी से पॉज करके, उसके बाद हिंदी में देखेंगे इसको। एक गोले की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है। गोले को पिघलाकर इतने सेंटीमीटर त्रिज्या वाला तार बनाया जाता है, तार की लंबाई क्या होगी? तो गोले को जब पिघलाया जाएगा, तो जो पिघला के जो तार बनेगा सिलेंडर की फॉर्म में। तो सिलेंडर का जो वॉल्यूम होगा वो गोले के वॉल्यूम के बराबर होगा, है ना। क्योंकि पिघला के जो तार बनाया जा रहा है उसका वॉल्यूम तो कम ज़्यादा नहीं होगा ना, वॉल्यूम तो बराबर होगा गोले के। तो गोले का वॉल्यूम 4/3 पाई r³ तो r³ कितना हो जाएगा? 6 × 6 × 6। ठीक है, बराबर हो जाएगा ये। ये क्या बनेगा भाई? सिलेंडर बनेगा, तो सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होता है? πr²h, तो πr², यानी कि 4/10 लिख देते हैं ना, पॉइंट हटा के लिख देते हैं डायरेक्ट इसको। 4 πr², और इंटू एच निकालनी है इसकी। ठीक है, तो पाई से तो पाई को कैंसिल कर दो, 3 दूनी 6। ठीक है, तो ये हो गया 4 दूनी 8 इंटू 36। ठीक है, तो ये जो दो 10 10 हैं, तो ये 10 10 तो यहाँ पे आ गए, 100 हो गया। ठीक है, ऊपर आ गया ना यहाँ पे डिवाइड में, तो ऊपर मल्टीप्लाई में चला गया, ये 4 चौक 16 नीचे आ गया। तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, और 2 से इसको काटेंगे, 2 एकम 2, 2 8 16। तो ये 1800 आ गई इसकी हाइट। तो मीटर में पूछा है और ये दे रखा है सेंटीमीटर में, तो 1800 सेंटीमीटर बराबर होता है 18 मीटर। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉज करके इंग्लिश में पढ़िए, उसके बाद हिंदी में देखेंगे इसको। क्या बोला इसने? XYZ P और Q में से पहली रैंक किसने प्राप्त की, ये बताना है। अच्छा, ये क्वेश्चन है, इसमें 2 कथन है, तो आपको ये बताना होता है कि इन दोनों कथन में से कौन सा इसका आंसर देने के लिए पर्याप्त है। तो पहला कथन कहता है एक्स ने क्यू और वाई से उच्च रैंक प्राप्त की, तो क्यू और वाई से उच्च रैंक प्राप्त की एक्स ने, लेकिन एक्स टॉपर नहीं है, तो एक्स के ऊपर भी कोई है। ठीक है, तो हमें ये पता चल गया कि पहली रैंक किसकी है। टोटल कितने लोग हैं? 1 2 3 4 5 हैं, तो यहाँ पे तो हमें 4 ही लोग दिख रहे हैं। अब 5वां ऊपर भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, तो पहला वाला तो अकेले सफिशिएंट नहीं है। दूसरा देखें, पी ने पहली रैंक प्राप्त नहीं की। अगर पी ने पहली रैंक नहीं प्राप्त की तो इसके ऊपर जो है वो पी नहीं होगा, तो पी फर्स्ट नंबर पे तो नहीं होगा। ठीक है, तो पी भी फर्स्ट नंबर पे नहीं होगा, तो इन चारों के अलावा जो होगा वो फर्स्ट नंबर पे आएगा। तो अगर ये दोनों स्टेटमेंट एक साथ यूज की जाती हैं तो आंसर आ सकता है ना। उत्तर देने के लिए 1 और 2 एक साथ पर्याप्त है, 1 और 2 दोनों एक साथ आवश्यक है। ठीक है ना, अकेली दोनों में से कोई सी नहीं बता सकते, दोनों एक साथ मिलके बता सकते हैं कि पहले नंबर पे कौन है। रात के समय में खुले आकाश में तारों के टिमटिमाने को किससे समझा जा सकता है? देखो अगेन, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि आसमान का कलर, इंद्रधनुष, ये तारों का टिमटिमाना, ये सब चीजें जो है ना, इनको रट लो कि इसमें परावर्तन होता है, अपवर्तन होता है, या प्रकीर्णन होता है। ठीक है, ये सब एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, PYQ में जाओ और रट्टा मार डालो इनका। ठीक है, तो जो टिमटिमाते हैं ना, तारों का टिमटिमाना जो है वो किसकी वजह से होता है? इंग्लिश में देखें इसको,
रिफ्रैक्शन की वजह से होता है, ठीक है, अपवर्तन की वजह से होता है। इंग्लिश में पॉज करके जल्दी से पढ़िए इसको, और इसमें हिंदी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी द्वारा सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए शुरू की गई कैशलेस उपचार योजना के तहत प्रदान की जाने वाली अधिकतम कवरेज क्या है? देखो ये पहले आया था क्वेश्चन और ये हमने गलत किया था, अंदाजे से हमने इसमें 1 या 2 लाख सोच रहे थे तो 1 लाख लगा दिया था, ठीक है, बट इसका सही आंसर था 1.5 लाख। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति सीरियसली प्रिपेयर कर रहा है तो उसको पता होगा कि ये क्वेश्चन पहले भी आते हैं, ठीक है। अब कोई कहेगा कि ये तो सारे क्वेश्चन इसको लग रहा है पहले आ रहे हैं, जो आ रहे हैं तो आ रहे हैं, इसमें क्या कह सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप अच्छे से इसको एनालाइज करते हो ना मॉक टेस्ट को, तो मेरे हिसाब से तो 90-95 से नंबर क्या ही कम आएंगे आपके, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉज करिए, इंग्लिश में पढ़िए जल्दी से, उसके बाद हिंदी में देखिए। अगेन यार ट्रिग्नोमेट्री का इसको बाद में देखेंगे, है ना, पहले दूसरे क्वेश्चंस देखते हैं। यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा ये बताना है आपको। तो 104 13 से किस तरह लिंक है, तो 13 अट्ठे 104, तो 19 अट्ठे 152, तो यहाँ पे 19 आएगा, तो ऑप्शन नंबर सिंपल, ठीक है जी। चलिए, इसने क्या कर रखा है, इसका 1/8 दे रखा है, तो इसका 1/8 कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा, या ऐसे कर लो 13 अट्ठे 104, 19 अट्ठे 152, सिंपल। चलिए इंग्लिश में पॉज करके देखिए और उसके बाद हिंदी में देखेंगे, ठीक है जी। केंद्र की ओर मुख करके एक वृत्ताकार मेज की तरफ बैठे हैं भाई, ये एक वृत्ताकार मेज है, और अरे वाह ये बढ़िया गोला बन गया आज तो भाई। 6 छात्र हैं, तो 1 2 3 4 5 और 6, टोटल 6 छात्र हैं, ठीक है। अजय निखिल के बाएं से दूसरे स्थान पे बैठा है, अजय जो है वो निखिल के बाएं से दूसरे स्थान पे अजय बैठा है, अजय निखिल के बाएं से दूसरे स्थान पे बैठा है। निखिल साहिल और महेश दोनों का निकटतम पड़ोसी है, तो निखिल जो है वो साहिल और महेश दोनों का निकटतम पड़ोसी पड़ोसी है, तो साहिल और महेश, या तो साहिल यहाँ पे होगा महेश यहाँ पे होगा, इन दोनों में से ऐसे यहाँ पे बैठे होंगे, ठीक है। दक्ष महेश के दाएं से दूसरे स्थान पे बैठा है, तो अगर महेश यहाँ पे बैठा होता तो इसके कहाँ से, सॉरी दाएं से दूसरे स्थान पे, महेश के दाएं से दूसरे स्थान पे दक्ष बैठा है, तो अगर महेश यहाँ बैठा होता इसके दाएं से दूसरे स्थान पे, दक्ष यहाँ तो बैठ नहीं सकता, तो महेश यहाँ नहीं बैठा, यहाँ बैठा है एस, और यहाँ पे बैठा है महेश। अब यहाँ से इसके दाएं से दूसरे स्थान पे कौन बैठ जाएगा, दक्ष बैठ जाएगा, ठीक है। महेश इंदु और निखिल दोनों का निकटतम पड़ोसी है, तो महेश निखिल का भी है और इंदु का भी पड़ोसी है, ठीक है। इंदु और अजय के बीच में कौन बैठा है, इंदु और अजय के बीच में कौन बैठा है, डी से दक्ष बैठा है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भुवनेश्वर में आदिवासी मेला के दौरान ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी के द्वारा कौन सी योजना शुरू की गई है? मैं कह रहा हूँ ये ऑप्शन भी चेंज नहीं हो रहे, ऑप्शन भी ऐसे एज इट इज लिखे जा रहे हैं। सेम क्वेश्चन मॉक टेस्ट में ये शायद 101 भी बार आ रहा है, ठीक है। अगर अब भी आप इसको सही नहीं करेंगे तो फिर पता नहीं कब करेंगे, ठीक है। तो ये योजना पूछी ना, उड़ीसा की शहीद माधो सिंह हाथ खर्चा योजना थी। बार बार मॉक में आ रहा है भाई क्वेश्चन, तो इसको भी अगर गलत करेंगे तो कैसे काम चलेगा। ये वाला रह गया था ना लास्ट का भी, इसको देख लेते हैं भाई ट्रिगो का। तो ये ट्रिग्नोमेट्री का देखें, इसमें तो क्या कर सकते हैं इसको, 1 + कॉट स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं क्या, कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। और इनटू साइन स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1/कोसेक स्क्वायर थीटा, लो हो गए तो भाई कोसेक स्क्वायर थीटा, साइन का उल्टा कॉस होता है ना, तो 1/कॉस लिख सकते हैं, तो ये इससे कट गया, तो एक आ गया आंसर, ऑप्शन नंबर 1 इज दी, ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर, जिसका आंसर है 1, ठीक है। तो भाई आज हमने 97 अटेम्प्ट किया और मुझे नहीं लगता कि इनमें से गलत होने चाहिए, तुक्के उक्के हमने नहीं मारे और ना ही तुक्के मारेंगे। आज मैं सोच रहा था थोड़ा 10-15 मिनट पहले ही इसको ख़त्म किया जाए, बट आज भी इतना टाइम लग गया, जबकि हमने इतना जल्दी से तेज़ी से इसको करने की कोशिश की है। कोई नहीं भाई, चलो अब यहीं से इसको सबमिट करते हैं ना। हालांकि जो शुरू के 1-2 क्वेश्चंस थे ना ये वाले, इनमें थोड़ा सा हमें टाइम लग गया था, इसमें हम थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए थे जल्दीबाजी के चक्कर में। खैर इसको सबमिट करते हैं ना। तो आज का हमारा ये अटेम्प्ट था, और बहुत इजी, आज बहुत इजी मॉक था, ठीक है। या तो PYQs थे, सॉरी, या प्रीवियस जो मॉक में आए हुए क्वेश्चंस थे वो थे, या फिर बहुत ही इजी क्वेश्चंस थे, ठीक है। ऐसा कुछ मतलब हाई लेवल का कोई क्वेश्चन हो या थोड़े मॉडरेट भी नहीं कह सकते, है ना। इजी इजी ही क्वेश्चंस थे मोस्टली सारे, ठीक है ना। अरे लो भाई, अब भी 2 क्वेश्चंस गलत हो चुके हैं। 95 करेक्ट। मैं पहले कह रहा था इसमें तो बहुत इजी मॉक है, अब इसमें तो इतने मार्क्स तो आ ही सकते हैं आराम से, सारे अगर रिपीट क्वेश्चंस हो रहे हैं तो इतने मार्क्स तो बनते ही है ना, ठीक है। 95 क्वेश्चंस करेक्ट और 2 क्वेश्चंस हमारे गलत हुए हैं। अब वो 2 क्वेश्चंस कौन से गलत हुए हैं, शायद शुरू में से 1-2 गलत हो गए हों, या कौन से गलत हुए हैं वो हम देख लेंगे, है ना।
तो ये था हमारा स्कोर आज का। तो इजी मॉक, बाकी आप भी मॉक लगाते रहिए, एग्ज़ाम बहुत नज़दीक समझ के चलिए आप अपना, ठीक है ना। मॉक रेगुलर लगाइए, और मॉक लगाने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसका एनालिसिस, तो एनालिसिस करते रहिए अच्छे तरीके से, है ना। और बाकी सब आपका जो कंपटीशन है उसको भी देखना पड़ेगा, आपकी जो परसेंटाइल है उसको ध्यान दीजिए, ठीक है। ये सब चीज़ें आपको टेक्स्ट बुक पर देखने को मिलती है, तो आप टेक्स्ट बुक पर जो एनटीपीसी का स्पेसिफिकली जो मॉक टेस्ट की एक सीरीज़ है ना, उसको भी आप लगा सकते हैं। तो उसके लिए आपको खरीदना पड़ेगा टेक्स्ट बुक का पास, है ना, जो जाके आप हमारे कोड्स यूज़ करके खरीद सकते हो मॉक 10, ठीक है। तो एक्स्ट्रा आपको बेनिफिट मिल जाएगा, और आपको ये पड़ेगा 571, ठीक है जी। तो जाइए मॉक टेस्ट लगाइए डेली, और अगर आपके पास सब्सक्रिप्शन नहीं है तो जाके खरीद सकते हैं, ठीक है जी। तो चलिए, ये था आज का मॉक टेस्ट, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, नमस्कार।